हेलो स्टूडेंट, आज अपन जो वितान का पाठ है आलो अंधारी, जिसको बेबी हालदार ने अपनी आत्मकथा के रूप में लिखा है। इन्होंने अपने जीवन में जिस प्रकार से जो स्वयं कष्ट भुगते, किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन के अंदर एक एक करके और जीवन की अपनी लड़कियों के साथ जो किस प्रकार से इनके साथ हुआ, और जो प्रारंभिक दौर में किस प्रकार इनके पति ने इनको छोड़ दिया, फिर ये घरों में खाना बनाकर और जो है लोगों को इस प्रकार से ताने सहकर भी इन्होंने अपना जीवन यापन किया। अब बेबी हालदार की जो कहानी आप पढ़ोगे तो आगे जाते जाते इनके जीवन में जरूर जो तातुस नाम का एक भल मानुष आता है, जिसको ये प्रेम से तातुस बोलती है, एक भला इंसान है। उसके यहाँ नौकरी मिलते ही बेबी हालदार का जीवन जो है काफ़ी सुविधाजनक हो जाता है और सारी चिंताएं खत्म हो जाती है। अब मैं आपको यहाँ बताता चलूँ कि बेबी हालदार एक बंगाली औरत थी, बिल्कुल अंगूठा छाप औरत थी, लेकिन ऐसा माना जाता है कि संगति यदि अच्छे व्यक्ति की हो, अच्छा व्यक्ति यदि साथ मिल जाए तो जरूर, कहने का मतलब है कि आपको आराम से अपना जीवन यापन मिल जाता है। तो एक अनपढ़ औरत जो लोगों के घरों में बर्तन मांज कर, लोगों के घरों में नौकरी करके, झाड़ू पोछा करके, लोगों के घरों में खाना बना करके किस प्रकार से उन्होंने अपने जीवन के अंदर जो है अपनी जीवन को चलाया है, तो ये एक बहुत बड़ा मतलब प्रेरणादायी बात है उन महिलाओं के लिए जो महिलाएं छोटी छोटी समस्याओं से जो है जीवन के अंदर डिस्टर्ब हो जाती है, प्रभावित हो जाती है। और यहाँ पर बेबी हालदार किस प्रकार से उनके लिए प्रेरणादायी साबित हो सकती है और कैसे जीवन के अंदर आने वाली तमाम कठिनाइयों से वो आगे बढ़ सकती है, तो अपनी ये पाठ पढ़ेंगे आलो अंधारी। अब आगे होता क्या है कि तातुस बेबी हालदार को एक प्लेटफॉर्म देते हैं। एक्चुअली रहती तो वो घरेलू नौकरानी के रूप में ही है, लेकिन वो रहने को सही जगह देते हैं, उनके बच्चों को पढ़ने की सुविधा देते हैं। और एक नाम मात्र की पढ़ी हुई औरत, केवल 5वीं 7वीं तक पढ़ी हुई औरत को वो एक कहानी लिखने के लिए प्रेरित करती है। तो जो आप देख रहे हैं ना आलो अंधारी, ये रचना बेबी हालदार ने खुद लिखी। उस समय कोई 3री 4वीं तक पढ़ी हुई औरत जिसको सही ढंग से पढ़ना लिखना भी नहीं आता, लेकिन उन्होंने एक बहुत ही सुंदर रचना लिखी और उस सुंदर रचना से अपने आप को दृढ़ विश्वास दिया। और आज जो उनका टैलेंट है, जो उनका हुनर है, जो उनका आत्मविश्वास है, वो दुनिया के सामने है। तो अपनी ये पाठ शुरू करते हैं आलो अंधारी, बेबी हालदार की जो ये कहानी है वो शुरू करते हैं। अब मैं अपने किराए घर में थी। ये कौन कह रही है? बेबी हालदार कह रही है, अपनी कहानी सुना रही है, अपने स्वयं के बारे में, वो अपने जीवन के बारे में बता रही है कि मैं अब अपने किराए के मकान में थी। सब समय सोचती रहती कि काम ना मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती। मतलब जो शुरुआती जीवन है बेबी हालदार का, उसके बारे में वो बता रही है कि किस तरह जीवन के अंदर जो कष्ट भोगना पड़ा इनको, काम के लिए दर दर भटकना पड़ा, एक घर से दूसरे घर के अंदर इनको काम के लिए जाना पड़ा। देखो, ऐसी बात नहीं है कि वो सिंगल थी, उनके बच्चे साथ में थे, 3 बच्चे थे उनके। उन तीनों बच्चों को पालन पोषण करना, उनका भरण पोषण करना, उनके साथ साथ देखो पढ़ाना तो उनको बहुत दूर की बात थी। ये तो अच्छा हुआ कि एक तातुस नाम का भला इंसान, एक व्यक्ति जो है जिसने इनकी जो है हालात देखी, इनके जीवन के बारे में देखा, तो वो जरूर उन्होंने सहयोग कर दिया। अन्यथा इनके जीवन जो है गुमनामी में, जिस प्रकार अनेक औरतों का जीवन जो अपन देखते हैं भारत के अंदर गुमनामी में, या तो वो सुसाइड कर लेती है या फिर दर दर की ठोकरें खा करके गलत निर्णय लेने को मजबूर हो जाती है। लेकिन एक भले इंसान ने एक घर उजड़ने से बचा दिया और एक औरत को इस प्रकार से उसको आत्मविश्वास दिलाया, उसको स्वावलंबन से प्रेरित किया कि वो एक बहुत बड़ी लेखिका बन गई और उसकी लिखी हुई रचना आज अपन पढ़ रहे हैं। मुझे चिंता थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना होता है, पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं। काम के साथ मैं घर भी ढूंढ रही थी। 1.5 सप्ताह वे जा रहे थे और काम कहीं मिल नहीं रहा था। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सभी लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी। देखो, अब इन प्रश्नों का सामना करना पड़ता। कितनी बड़ी अजीब विडंबना की बात है कि बेबी हालदार को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता। वे तरह तरह की जो समस्याएं उनका सामना करती थी और लोग जो उनसे प्रश्न करते थे ना, सबसे पहला प्रश्न क्या करते थे? क्या तुम यहाँ पर अकेली रहती हो? इस प्रकार का प्रश्न करते।
उसके बाद जो प्रश्न करते उनसे कि क्या तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है, फिर कहते तुम कितने दिनों से यहाँ रह रही हो, तुम्हारा स्वामी वहाँ क्या करता है, तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी, तुम्हारा स्वामी यहाँ क्यों नहीं आता। इस प्रकार की बातें जो है, अब वो लेखिका कह रही है कि जब ऐसे जो ज्वलंत प्रश्न है, जो चुभने वाले प्रश्न पूछे जाते तो उनको बड़ा दर्द होता, उनको बड़ी पीड़ा होती। अब कह रही बच्चों को साथ ले जाकर मैं उस समय काम खोजने निकल जाती। कुछ घंटों बाद जब मैं घर से लौटती तब फिर पड़ोस की औरतें आकर के मेरे से पूछती, क्या पूछती कि काम मिला। अब मतलब टोंड में, व्यंग्य के अंदर वो पूछती, मतलब कहने का तात्पर्य हर कोई शक की नजर से देखता। अब सबको ऐसे लगने लगता कि शायद ये अकेली औरत है, तो हो सकता है गलत रास्ते चल पड़ी हो, क्योंकि समाज के अंदर हमारे एक थॉट, एक थिंकिंग है कि जो अपने पति के साथ औरतें नहीं रहती। अब देखो, वैसे माने तो जो बेबी हालदार है उसको परित्यक्ता बोल सकते, विधवा नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके पति जिंदा थे और पति ने छोड़ दिया था। तो विधवा का जीवन किस प्रकार कष्टों से भरा होता है, उससे भी ज्यादा कष्टों से भरा हुआ जीवन था इनका बेबी हालदार का, जिसको परित्यक्ता नाम दे सकते हैं। मतलब पति द्वारा, जो पति साथ नहीं दे रहे थे, पति साथ में नहीं रहते थे, तो ऐसी औरतों को कई प्रश्नों का सामना करना पड़ता, जो आस पड़ोस की। और आप ये भी जानते हो कि औरत की दुश्मन ही औरत होती है। आमतौर पर ऐसा देखा गया है हमारे सोसाइटी के अंदर कि औरतें जितना शोषण का शिकार है, वे शोषण अधिकतर औरतें ही करती है। मतलब एक औरत, चाहे वो सास के रूप में हो, चाहे ननद के रूप में हो, चाहे भाभी के रूप में हो, या कोई किसी प्रकार के और रिश्ते हो, यहां तक देखा गया है कि सगी बहन दूसरी बहन का घर उजाड़ देती है, जो अन्य रिश्ते हैं वो कलंकित हो जाते हैं। तो यहां पर बेबी हालदार किस तरह मजबूती से लड़ी, एक पति द्वारा छोड़ी हुई औरत होने पर भी किस तरह के प्रश्नों का सामना किया। और जब वो काम के तलाश को जाती तो अन्य औरतें उनसे व्यंग्य भरे लहजे में पूछती, काम मिला। फिर मेरे चेहरे का भाव देखकर कोई कोई मुंह से चुक चुक की आवाज करती, मिल जाएगा, इधर उधर ढूंढने ढांढने से मिल ही जाएगा। मैं उनकी बातें अनसुनी कर अपने बच्चों की बातें करने लगती। मतलब वो औरतें उसको ताना मारती, क्या मिलेगा क्यों नहीं, मिल जाएगा, काम क्यों नहीं मिलेगा। मतलब वो साधारण अर्थ में नहीं कहती थी उनको, तो व्यंग्य में एक टोंड भरे लहजे में वो कहती थी। मैम साहब की कोठी के सामने एक कोठी में सुनील नाम का एक अब एक घटना सुना रही है बेबी हालदार देखिए आप, कि इनका परिचय एक सुनील नाम के युवक से होता है, जिसकी उम्र होती है लगभग 30-32 साल। मोटर चलाता था, वह मुझे पहचानता था, इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, तुम क्या अब उस कोठी में काम नहीं करती। मैंने कहा, मुझे उस कोठी को छोड़े 1.5 सप्ताह हो जाएगा, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। वह बोला, ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो बताऊंगा। एक दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिलाकर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया और बोला, क्यों, काम मिला। मैंने कहा, नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। वह बोला, तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा, कहाँ। तो वह बोला, काम करना है तो तुम्हें मैं लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं ही वहां कर लेना। अब सुनील ने जो देखो कि मतलब बेबी हालदार का जीवन इस तरह से एक ढांचे पे चल पड़ा था कि उनके माता पिता, उनके भाई बहन सब रहते थे, लेकिन वो अकेली औरत, क्योंकि ऐसा माना जाता है हमारे भारतीय समाज के अंदर, स्पेशली ग्रामीण एरिया से जो आते हैं, कि औरत का जब विवाह हो जाता, शादी हो जाती, तो ससुराल पक्ष का ही सारा दायित्व मान लिया जाता है। पियर पक्ष में यदि वो औरत कितने संकट में हो तो उनके माता पिता कम मददगार, वैसे ऐसा नहीं है कि सब नहीं करते हैं, कुछ लोग करते हैं, लेकिन बेबी हालदार के साथ कुछ ऐसा अजीब हुआ कि उनके पति ने छोड़ दिया तो बाकी ससुराल वालों ने भी किनारा कर लिया। और सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि उनके माता पिता जो है वो यद्यपि गरीब थे, इतने सक्षम नहीं थे जो उनकी मदद करने में नहीं थे, लेकिन फिर भी वो चाहते तो थोड़ा बहुत उनकी हेल्प कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो सुनील नाम का युवक जो है उनको एक काम के बारे में बताता है और उनको लेकर जाता है। अब सुनील ने गेट के बाहर लगी बेल बजाई, उस घर से साहब बाहर आए। सुनील ने उनसे कहा, सर आपने कहा था ना, मैं इसे ले आया हूं। उन्होंने मुझसे पूछा, तुम बंगाली हो। मैं बोली, हाँ। इसके बाद काम के बारे में बात हुई तो उन्होंने कहा, देखो यहाँ जो औरत काम करती उसे मैं 800 रुपये देता हूँ, तुम्हारे पैसों के बारे में तुम्हारा काम देख करके बताऊंगा। मैं बोली, ठीक, यहाँ कितने बजे आने से होगा। तो उन्होंने कहा, तुम जितनी जल्दी आ सको, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। मैं बोली, मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना भी बनाना है।
मैं 6-7 बजे तक आऊंगी। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा कि वो पैसों के बारे में कुछ कहना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ तो उनसे मैंने थोड़ा रुक जाने को कहा और वो बोला तुम बात करके जाना, मैं चलता हूं। मैंने कहा बस थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई और सिर्फ इतना ही कहा कि कल से तुम काम पर आ जाओ। मतलब बेबी हवलदार को एक नया काम मिल गया और थोड़ा सा जो इनकी चिंता थी वो दूर हो गई। अगले दिन मैं काम पर आई तो दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विधवा महिला, मतलब ये घटना क्या हुई कि जहां पर बेबी हवलदार को काम मिला वहीं से पहले जो काम करती थी औरत, जिसके बारे में ये वर्णन कर रही है बेबी हवलदार कि उनकी उम्र लगभग 30-35 साल थी और वो पहनावे से लगता था कि वो विडो थी, उसी घर में काम के लिए जाते देखा। साफ बार पेड़ों में पानी दे रहे थे। मुझे देखते वो भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें कर उस समय उसे काम से हटा दिया। वो औरत भी बेबी हवलदार की तरह क्या थी, बंगाली। बाहर आते ही उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। मतलब एक तरह से उस औरत को ऐसे लगने लग गया कि मानो ये जो औरत आई है इसी ने मेरे पेट पर लात मारी है, इसने मुझे काम से हटवाया। मतलब वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार किसको मानने लगी, बेबी हवलदार को, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। बेबी हवलदार बेचारी को तो पता तक नहीं था कि किसी दूसरी औरत को हटा करके मुझे काम पर रखा जा रहा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जो इनको मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और इनको लगने लगा कि शायद ये जो है औरत जो है मुझे काम से निकला कर खुद रहना चाहती, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने कहा देखो मैं कुछ नहीं जानती, यदि जानती होती कि यहाँ तुम पहले से काम कर रही हो तो मैं नहीं आती, मुझे कहने से कोई लाभ नहीं। तुम साहब को मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है। उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मुझे बकते बकते चली गई। साहब आकर मुझे भीतर ले गई और सब समझा बुझा दिया कि क्या करना होगा और क्या नहीं करना है। बस उसी दिन से मैं अपने मन से खाना बनाकर टेबल पर रखकर घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर में सभी आश्चर्य करते। एक दिन साहब ने पूछा तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में कैसे कर लेती हो और इतनी अच्छी तरह से, कहाँ सीखा तुमने ये? मैंने कहा घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती क्योंकि बचपन से ही इसकी प्रैक्टिस है, मुझे अभ्यास है। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं रहते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना नहीं हो सका। मतलब बेबी हवलदार ने अपनी स्थिति बताई क्योंकि जो इनका काम करने का ढंग था वो बहुत ही बेहतर ढंग का था। तो जो उस घर का मालिक जो साहब था उन्होंने और अन्य लोगों ने पूछा कि बहुत कम समय में इतने बेहतर ढंग से तुम काम कर कैसे लेती हो? तो लेखिका ने क्या बोला कि भाई मुझे इसकी प्रैक्टिस है क्योंकि मेरी जो माँ वो बचपन में चली गई थी और पिता घर पे रहते नहीं थे, इसलिए मुझे काम करने की क्या थी आदत है। मैं इस तरह रोज सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म कर चली जाती। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा और मैंने कहा मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ लेकिन वैसा सुयोग कहाँ, यानी इतने अच्छे किस्मत कहाँ है। फिर भी चेष्टा तो करूंगी कि बच्चों के लिए उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहां बोल दूंगा, तुम रोज बच्चों को वहां पर भेज देना और घर जाते समय अपने साथ ले जाना। मैं अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी, उन्हें स्कूल में छोड़ घर आकर अपने काम में लग जाती। स्कूल से बच्चे जब मेरे पास आते तो साहब कुछ न कुछ उन्हें खाने को दे देते। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पालूंगी, पोसूंगी, क्या घर का किराया दूंगी। मैंने साहब से कहा कि यदि उन्हें पता चले किसी और के काम करने वाले की जरूरत है तो मुझे बताए। उन्होंने कहा कि आसपास पता करके वो मुझे बताएंगे, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना, फिर भी मुझे अपना ये घर तो छोड़ना ही होगा। ये सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने लगी। अब एक्चुअल में बंगाली में जो दादा वर्ड है, अपने राजस्थान के अंदर दादा जो है ग्रैंड फादर को बोलते हैं और उधर कुछ एरिया में जो दादा बोला जाता है वो पिता को भी बोलते हैं दादा। कुछ एरिया में जो बड़ा भाई है उसको भी दादा बोलते हैं। घर मिल भी गया और उसी दिन पुराना घर छोड़ करके मैं अपने उसमें चली आई। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपये ही था, लेकिन टट्टी पेशाब के लिए बाहर जाना होता। मैंने सोचा जब इस सब तरह रह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकूंगी। वहां भी लोग मेरे बारे में कुछ जानने की चेष्टा करते और मुझे लेकर तरह तरह की बातें करते। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं करता, कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देखकर दबी जबान से कुछ कहता, मतलब चुप चुप करता कि पता नहीं कैसी औरत है, किस प्रकार से काम करती है। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिलाकर रेडी करती और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती।
मैं एक ही कोठी में काम करते कैसे अपना चलाऊंगी और कैसे घर का किराया दूंगी, इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते। मैं स्वयं भी चिंतित थी कि मुझे और दो एक कोठियों में काम नहीं मिला तो इतने पैसों में गुजारा कैसे होगा। मैं रोज साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया क्या। वो मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देते, लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वो नहीं चाहते कि मैं कहीं और काम करूं। मतलब जो उस घर के मालिक थे, तातुस थे, वो चाहते थे कि बेबी हालदार सही ढंग से मेरे घर में काम करे, बढ़िया ढंग से करे, और क्योंकि उनको जरूरत थी। वे यद्यपि अकेले नहीं रहते थे, उनके पुत्र इत्यादि रहते थे, लेकिन काम करने वाली औरत कोई उनके घर में थी नहीं। तो वो चाहते थे कि एक अच्छी औरत है, मुझे काम करने वाली एक अच्छी औरत मिल गई और मैं इसकी जो है हर तरह से मदद कर दूं। इसलिए उन्होंने, जब से बेबी हालदार ने बोला, लेखिका ने बोला कि आप मेरे काम के बारे में और कहीं तलाश कीजिए, तो उन्होंने कहीं पर भी ये तलाश नहीं किया। शायद वो सोचते हो कि मुझसे वो सब होगा नहीं, या होगा तो बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं होगी। शायद इसलिए उन्होंने एक दिन हठात मुझसे पूछा कि बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है। शर्म से मैं कुछ नहीं बोली और उन्होंने दोबारा पूछा नहीं। मुझे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर आना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती और वही सब काम वहां जाकर करती। साहब कहते तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती कि उनके मन में मेरे लिए माया है। अब एक ही वर्ड जो है यहां बार बार आएगा, जो लेखिका बोलेगी कि तातुस के मन में, यानी उन साहब के मन में जिसके घर में काम करती थी, उनके मन में मेरे प्रति माया है। माया का मतलब थोड़ा आकर्षण बोल सकते हो, थोड़ा जो प्रेम भाव बोल सकते हो, यद्यपि दूसरे तरीके का प्रेम नहीं, क्योंकि जो लेखिका है उनकी उम्र अलग थी और जो जिनको वो तातुस बोलते वो पिता की उम्र के थे। तो एक बाप बेटी का जो प्रेम होता है, जो एक अपनत्व का भाव होता है, जो एक लगाव होता है, जो एक पिता और पुत्री के बीच का आकर्षण होता है, ऐसा कुछ उनके मन में था। सबसे पहले कब पता चला बेबी हालदार को कि साहब के मन में या तातुस के मन में माया है? क्योंकि उन्होंने प्रश्न पूछा उनके बारे में कि भाई तुम ऐसा इतना काम कैसे कर लेती हो, जो ये बच्चे कैसे पढ़ाई कर लेते हैं, तुम्हारा खाना वगैरह ये सारा कैसे हो जाता है। तो इससे लेखिका को लगा कि ये मेरे से प्रेम करते हैं, मुझे चाहते हैं, ये नहीं चाहते कि मैं कहीं दूसरी जगह काम करूं, और वो चाहते हैं कि मैं यहीं पर ईमानदारी से मेहनत से मन लगा के काम करूं और बेहतर ढंग से काम करूं, ताकि मुझे काम वाली बदलने की आवश्यकता नहीं पड़े। वो बर्तन पहुंच रहे हैं तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूंढते देखती। मैं पूछती कि उन्हें ये सब करने की क्या दरकार है, तो वो इधर उधर का कोई बहाना बना करके बात को टाल देते। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिलता था। वहां कोई भी काम मेरे काम को लेकर कुछ नहीं कहता था, कोई ये तक नहीं देखता कि मैं कुछ कर भी रही हूं नहीं। मुझे सवेरे देखते साहब का चेहरा खिल उठता, चेहरा खिलना मुहावरा जिसका मतलब वो प्रसन्न हो जाते, लेकिन वो बोलते कुछ भी नहीं थे। वो जिस तरह से मुझे देखते उससे मुझे लगता जैसे सोच रहे हो कि बेचारी को किस अपराध के पीछे घर परिवार छोड़ बच्चों के साथ यहाँ अकेले रहने को बाध्य होना पड़ रहा है। ये कौन सोचने लगते? तातुस सोचने लगते कि एक ऐसी भली औरत है, ऐसे ढंग की औरत है, जो कितना ढंग से काम करती है, कितना बढ़िया काम करती है, लेकिन पता नहीं इसको किस अपराध की सजा मिली है कि अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा और बच्चों के साथ दर दर ये भटक रही है। शायद वे सोचते, मतलब प्रत्यक्ष रूप से लेखिका को कहते नहीं, लेकिन उनके चेहरे से ऐसा एक्सप्रेशन से, हाव भाव से ऐसा लगता था कि शायद वो सोचते, मन ही मन चिंतन करते कि ये जो औरत है इतनी भली औरत, काम में इतनी बढ़िया औरत, लेकिन पता नहीं क्यों इसको भगवान सजा दे रहा है। और उससे मुझे लगता कि कहीं मुझे दुख न पहुंचे, इस तरह से मुझे इस तरह से कोई बात नहीं करते थे। वह कुछ कहना शुरू करते फिर अचानक चुप हो जाते थे। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा बेबी ये तो बताओ कि यहां से जाकर तुम क्या करती हो? तो मैंने कहा मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ, साथ ही बच्चों को नहलाती हूँ, धुलाती हूँ, फिर उन्हें खिला पिला कर सुला देती हूँ, तीसरे पैर उनके साथ थोड़ा घूमती घामती हूँ और शाम को संध्या पूजा कर उन्हें पढ़ाने बिठा देती हूँ। मतलब अपना जो रूटीन है, अपना जो दैनिक कार्य है, उसके बारे में पूरा जो है लेखिका ने तातुस को बता दिया। उन्होंने पूरा टाइम टेबल बता दिया कि यहाँ से जाने के बाद वो घर पे भी वही काम करती है जो यहाँ करती है, बच्चों के लिए खाना बनाती है, बच्चों को तैयार करती है स्कूल भेजने के लिए, फिर घर में भी साफ सफाई करनी पड़ती है, फिर शाम को संध्या पूजा वगैरह करती है। तो पूरा अपना टाइम टेबल बता दिया। फिर वो कह रही है कि रात में फिर
उन्हें खिलाना पिलाना सुलाना, सवेरे जल्दी यहाँ के लिए निकल पड़ना, बस यही मेरे सारे दिन का काम है। वह बोले अच्छा, फिर जो तुम और काम ढूंढ रही हो उसके लिए तुम्हें समय कहाँ से मिलेगा? तातुस ने बड़े समझदारी से ये प्रश्न किया, क्योंकि जो लेखिका ने तातुस से बोल रखा था कि यदि आपको कहीं और काम के बारे में पता हो तो मुझे बताना, मैं और काम करना चाहती हूँ। तो बड़ी होशियारी से, बड़ी चतुराई से तातुस ने लेखिका से बातों में उलझा कर पूछा कि जब तुम पूरे दिन, तुम्हारा शेड्यूल जो है सुबह से लेकर संध्या तक का वो पूरा बिजी है, तो तुम कह रही हो कि और कोई काम ढूंढना, तो तुम काम कैसे करोगी? उसके लिए तुम्हें किस प्रकार से जो है समय मिलेगा? मैं बोली इससे मेरा निकालना होगा, और नहीं तो क्या, बिना किए और कोई चारा भी तो नहीं है। इस पर उन्होंने कहा देखो, यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तब तो तुम कहीं और काम नहीं कर पाओगी ना। उनकी बात सुन मैं सोचने लगी, वो मेरा कितना ख्याल रखते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। उन्होंने फिर पूछा क्यों, क्या हुआ? तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो? मैं बस कुछ भी तो नहीं कहकर चुप हो जाती। उन्होंने कहा देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु या सब कुछ हूं। मतलब उन्होंने कहा कि तुम्हें शर्माने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा समझ लो कि मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं। बाप की जगह बाप हूं, भाई की जगह भाई हूं, माँ की जगह माँ हूं, और बंधु की जगह बंधु हूं। ये कभी मत सोचना कि यहां तुम्हारा कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ साफ बता सकती हो, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुक कर उन्होंने फिर कहा देखो मेरे बच्चे तुझे तातुस कहते हैं, तुम भी मुझे यही कहकर बुला सकती हो। अब यहां से जो ये वर्ड है तातुस, क्योंकि जो उस घर में काम करते थे, उस साहब के जो लड़के थे, उस व्यक्ति के जो लड़के थे, वो उन्हें इस नाम से पुकारते थे, तातुस नाम से। तो उन्होंने ये कह दिया लेखिका से कि तुम भी मुझे जो है साहब के नाम से नहीं पुकार करके तातुस के नाम से पुकारोगे तो मुझे क्या लगेगा? अच्छा, तो ये बार बार प्रश्न में भी आएगा तातुस वर्ड, और इस पाठ के मूल केंद्र में भी तातुस शब्द है। एक तो जो लेखिका है बेबी हालदार, उनके बारे में, और एक तातुस के बारे में आपको भलीभांति पता हो जाना चाहिए। अब तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो। उस दिन से मैंने उनको तातुस कहना प्रारंभ कर दिया। मैं तातुस कहकर उन्हें बुलाती तो वो बहुत खुश होते और कहते तुम मेरी लड़की जैसी हो, इस घर की लड़की हो, कभी ये मत सोचना कि तुम पराई हो। वहां कोई भी मेरे साथ पराये जैसा व्यवहार नहीं करता। तातुस के 3 लड़के थे। जिस घर में लेखिका काम करती थी उस साहब के 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक को ही देखा, और वह उनका सबसे छोटा लड़का था। उसके मुंह में जैसे जबान ही नहीं थी। मुंह में जबान नहीं होना मतलब बोलता बहुत कम था। तातुस का जो एक लड़का था वही वहां पे साथ में रहता था, 2 और कहीं काम करते होंगे। तो वो घर में इस तरह रहता मानो कोई घर में रह ही नहीं रहा है। मतलब लेखिका कब आ रही है, क्या काम कर रही है, कैसा खाना बना रही है, किस तरह से काम कर रही है, कोई इंटरफेयर नहीं करता। बिल्कुल चुपचाप अपने धुन में, अपने काम में मस्त रहता था। किसी प्रकार से उनको रोका टोकी नहीं। मैं किचन में काम कर रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे न कह करके वो स्वयं अपनी चाय बना लेता था। उसकी आदत थी कम बोलने की। मुझसे तो क्या, वो किसी से भी ज्यादा बात नहीं करता। तो अब देखो, एक बहुत लंबी स्टोरी बेबी हालदार ने अपनी जो दास्तान है, अपनी जो पीड़ा है, अपना जो संघर्ष है, अपने जीवन की एक एक शुरुआत से लेकर अंत तक चीज को बता करके इन्होंने जताने का प्रयास किया है कि यदि मैं इस परेशानी में इतने संघर्ष से गुजरते हुए कुछ कर सकती हूँ, लोगों के घरों में काम करके, तो यदि कोई बच्चा ये प्रेरणा लेना चाहे कि यदि उसको सारी सुविधाएं मिल रही है, सब कुछ अच्छे से मिल रहा है, पढ़ने को अच्छी स्कूल मिल रही है, घर वाले हर तरह सपोर्ट कर रहे हैं, तो आगे बढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। तो ये एक प्रेरणा है उन बच्चों के लिए जो छोटी मोटी कष्टों का सामना करते हुए पढ़ाई करते हैं, जो सरकारी विद्यालयों में अध्ययन करते हैं। तो इस औरत की कहानी उनके लिए एक प्रेरणा है कि यदि हम दिल से कोई काम को करें, अगर हमारे अंदर जज्बा हो, पूरी ईमानदारी से अपने काम को करें, तो कोई राह का रोड़ा, किसी प्रकार की बाधा हमें रोक नहीं सकती। कर्तव्य निष्ठा में बस ईमानदारी होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, तब उस काम को करने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। यही जो प्रेरणा है आलो अंधारी नामक रचना में देती है। उसकी आदत ही कम बोलने की थी। मुझसे तो क्या, वो किसी से भी बात नहीं करता था ज्यादा। तातुस ने एक दिन बताया कि उनका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा मेरा बड़ा लड़का माने तुम्हारा
बड़ा भाई, मतलब एक प्रकार से फेमिलियर जो माहौल है मिल गया। यद्यपि रिश्ते में कुछ नहीं लगती थी उनकी, वो तातुस और जो बेबी हालदार है उनका कोई प्रकार का विशेष रिश्ता था ही नहीं, केवल एक रहने के लिए काम के हिसाब से वो लेखिका रही थी और पहले उससे कोई परिचय था नहीं, ना कोई उनका जो पारिवारिक रिश्ता था, ना कोई और किसी प्रकार का और दूर का रिश्ता था। केवल और केवल भला इंसान होने के नाते वो लेखिका के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार करता जैसा कि अपनी बेटी के साथ करते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा जो बड़ा लड़का आ रहा है उसको ऐसे सोचो वो तुम्हारा बड़ा भाई आ रहा है, ये मत सोचो कि कोई और लड़का है वो। तातुस की इस तरह की बातें सुनकर बहुत अच्छा लगता। मैं सोचती सचमुच ही मुझे बहुत चाहते हैं। एक दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी तो तातुस ने बुलाकर कहा कि बेबी तुमने क्या घर बदल लिया है? मैंने हाँ कहा तो वो बोले तुमने घर बदला और मुझे बताया नहीं। मुझे चुप देख उन्होंने कहा ये तुमने ठीक नहीं किया बेबी। मैंने सोचा सचमुच ही मुझसे भूल हो गई, एक बार बताना तो चाहिए था। मेरे न बताने पर उन्हें दुख हुआ, ये तो मालूम पड़ गया, लेकिन ये समझ नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। अभी तक जो लेखिका है वो तातुस के घर में नहीं रह रही, ओनली काम कर रही है। आगे जो उनकी परेशानी को देखकर जो घर के वो साहब है, तातुस कह लो या घर के मालिक कह दो या साहब कह लो, जब उनको पता चलेगा कि बेबी हालदार को, लेखिका को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, घर के अंदर कोई सुविधाएं नहीं है, तो वो जिद करके और बेबी हालदार को, लेखिका को अपने घर के अंदर रहने के लिए तैयार कर लेंगे। स्वयं उन्होंने ये कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने उन्हें बताया था, वही सुनील जिस लड़के ने लेखिका को तातुस के यहाँ काम पे रखा था। क्योंकि यहाँ पर जो काम पे रखने की बात है वो सुनील के माध्यम से हुई थी, मार्फत हुई थी। लेखिका को ये पता नहीं था कि मैं जहाँ काम करने जा रही हूँ वो कौन है, वहाँ कितने पैसे मिलेंगे, कौन सा काम करना है। केवल और केवल जो है सुनील के माध्यम से उनको ये बात पता चली। जैसे भी वो वहाँ काम करने लगी तब जो बाधाएं थी, जो समस्याएं थी, वो खुद ब खुद धीरे धीरे क्या हो गई, दूर हो गई। मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील को कहां से पता चला होगा। तातुस ने फिर कहा सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था, वहां तुम्हें नहीं देखा तो आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला कि तुम कहीं और चली गई हो। तातुस ने आगे बताया कि सवेरे दूध लेने गए थे तो वहां सुनील मिला था। उन्हें देखकर सुनील से पूछा कि बेबी क्या अब आपके यहाँ काम नहीं करती? तातुस के पूछने पर कि ऐसा क्यों सोच रहा है? सुनील ने कहा कि बेबी अब वहां नहीं रहती जहां पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद आपके यहाँ काम नहीं करती है। अब आप देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति का चित्र आपके सामने आ रहा है। ये चित्र जो है जिसको लेखिका ने तातुस नाम दिया है, जिसके घर में काम करती थी लेखिका बेबी हालदार। और ये जो तातुस का मकान बताया जा रहा है काफी बड़ा मकान है। तो एक तरह से काम करने वाली औरत को ढंग की जगह रहने को मिल गया, उसको ढंग का काम मिल गया और एक बाप का प्यार मिल गया। तब जाकर के लेखिका ने ये इस तरह की जो कहानी लिखने का हौसला बढ़ा उनका। और पूरा का पूरा अगर सच मानिए तातुस उनकी मदद नहीं करते, अगर वो तातुस के घर में काम करने के लिए नहीं रहती, तातुस उन्हें रहने के लिए जगह नहीं देते, तातुस उनका उत्साहवर्धन नहीं करते, तो अवश्य ही लेखिका ये कहानी लिखना तो बहुत दूर की बात है, उनकी जिंदगी जो है गुमनामी में बीत जाती और संकट कदम दर कदम उनके सामने आते। लेकिन एक भले इंसान ने एक औरत की जिंदगी को बर्बाद होने से, नरक में बदलने से बचा लिया। अब वहां नहीं रहती जहां पहले रहती थी, इसलिए मैंने सोचा कि वो शायद आपके पास नहीं है। तातुस मुझसे बोले सुनील नहीं बताता तो मुझे पता ही नहीं चलता। मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हुआ है। वो थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे और उसके बाद फिर पूछा अभी जब मैं तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? मैं बोली ऊपर डस्टिंग कर रही थी। व्हाट इज मीन डस्टिंग? यानी साफ सफाई। वह बोले तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहां एक कमरे में 3 अलमारियां किताबों से भरी हुई थी। उन्हें देखकर हमेशा मेरे मन में ये बात उठती कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। उनमें से बांग्ला की भी काफी किताबें थी। कभी कभी मैं 2-1 किताबें खोलकर भी देखती। एक दिन उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुस वहां पहुंच गई। उन्होंने देखा कि मैं बांग्ला की कोई किताब उलट पलट रही हूं। अब तातुस ने मतलब उसकी जिंदगी का किस तरह से कैचअप किया है और किस प्रकार से उनको पता चला कि ये जो है पढ़ने के लिए
आतुर है, वो पढ़ना चाहती है। उनके इस घटना से पता चला कि एक दिन बेबी उनके कमरे के अंदर उन किताबों को टटोल रही थी। अलमारी के अंदर किताबें देखी तो किताबें देखते उनको पता चल गया कि शायद ये लड़की पढ़ना चाहती है। उन्होंने देखा कि मैं बांग्ला की कोई किताब उलट पलट रही हूं। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा कि तुम कुछ पढ़ना लिखना जानती हो? सुनकर मैं मन महसूस कर रह गई और एक ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगी। तो उन्होंने फिर पूछा, क्या बिल्कुल ही नहीं जानती? मैं बोली, झूठ क्यों कहूं, एकदम नहीं जानती, लेकिन वो जानना नहीं के बराबर है। तब उन्होंने पूछा, फिर भी कहां तक पढ़ी हो? तो बोली, 6ठी 7वीं तक। उतनी पढ़ाई किस काम की? मुझे लगा मेरी बात सुनता तो उसको सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा। तो ये एक जो टर्निंग पॉइंट था, मतलब सेंटर था कि लेखिका की जिंदगी अब एक नए रास्ते पे चल पड़ेगी, एक नए सिरे पे चल पड़ेगी। क्योंकि हो सकता है लेखिका उन किताबों को नहीं पलटती तो तातुस को पता ही नहीं चलता कि भाई वो पढ़ना चाहती है या पढ़ने के प्रति उत्सुक है। क्योंकि एक 6ठी 7वीं तक पढ़ी हुई औरत कैसे इतनी बड़ी लेखिका बनने के बारे में सोच सकती है। लेकिन तातुस ने मन में ठान लिया कि मैं इस औरत का जो ये इच्छा है इसको पूरी करूंगा। और उन्होंने अलग तरीके से जो है बेबी को रास्ता देने की सोची। उन्होंने उसको लेखिका बनाने और उसकी हर तरह से मदद करने की ठान ली। अगले दिन मैं आई तो मुझे देखकर वो हंसने लगी। वैसे भी उनके चेहरे पर हर समय हंसी रहती थी। देखकर लगता था कि उनके मन में गुस्सा तो है ही नहीं। बोलते भी वो बड़े आहिस्ता आहिस्ता थे। आहिस्ता आहिस्ता मतलब धीरे धीरे, स्लो स्लो। उन्हें देखकर मुझे श्री राम कृष्ण याद आ जाते। मैं उनसे बातें करने लगती तो फिर वहां से उठने की मेरी इच्छा ही नहीं होती। और एक बार बातें फिर शुरू हुई तो इधर उधर की न जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते। मैं तातुस के पास खड़ी यही सब सोच रही थी कि हठात यानी जबरदस्ती वो बोले कि अच्छा बेबी, तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? मैंने उनकी ओर देखकर हंसते हुए कहा कि हाँ, कई है। जैसे वो लेखकों के नाम बताती है, रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, सत्येंद्र नाथ दत्त, सुकुमार राय, कुछ बंगाली, ये सारे जो बंगाली लेखकों के नाम है। अब तातुस ने पूरा तय कर लिया कि इस औरत को मैं लेखिका बना के छोड़ूंगा, क्योंकि उनको उनकी अंदर की जो इच्छा है, उनकी पढ़ने की जो ललक है, चाह है, वो कहीं ना कहीं उन्होंने भांप ली। और लेखिका स्वयं तो बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो तो एक काम करने वाली औरत थी। वो चला के कैसे बोल सकती थी? न उसके अंदर बेचारी के अंदर इतना आत्मविश्वास था, ना इतनी वो पढ़ी लिखी थी। लेकिन उस भले इंसान ने पूरी तरीके से भांप लिया कि ये औरत कहीं न कहीं अपने पढ़ने की इच्छा को दबा रही है। तब टटोला पहले तो तातुस ने, पहले उसको जाना पूरी तरीके से कि क्या वास्तव में ये पढ़ने में सक्षम है, क्या ये पढ़ाई कर सकती है, इसके अंदर इतनी काबिलियत है, क्या इसके अंदर इतना हुनर है। फिर आगे वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको आगे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि एकदम उनको बोल दिया कि तुम बड़ी लेखिका बन जाओ, नहीं। प्रतिदिन उनको वो थोड़ा थोड़ा पढ़ने के लिए देते, थोड़ा थोड़ा काम देते। और जैसे ही वो लिखती तो अपने जो अन्य रिश्तेदार है उनके पास चेक करवाने के लिए वो भेज देते। ऐसे करते करते धीरे धीरे ये साबित हो गया कि हाँ, ये लिख सकती है। और लिखने के लिए क्या बोला, जो उनकी जीवनी है, जो अपने जीवन के बारे में, वो लिखना इन्होंने शुरू किया। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुस मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आश्चर्य से देखते रही, जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा हो। कुछ क्षण बाद वो बोले, तुम्हें लिखने पढ़ने का शौक है? मैंने कहा, शौक होने से क्या होता है, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। उन्होंने कहा, होगा क्यों नहीं, मुझी को देखो, अभी तक पढ़ता हूं। तुम्हें क्या पता नहीं मैं इतनी किताबें क्यों रख छोड़ी है? मैं पढ़ सकता हूं तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? अब आप देखो, ये बात सच है कि काम करने की कोई उम्र नहीं होती, पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती की, और पढ़ाई आदमी जो है जीवन भर कर सकता है। ये बात यहां से साबित हो गई। और तातुस ने अपने उदाहरण द्वारा बेबी के इस शंका को, इस प्रश्न को खारिज कर दिया। उन्होंने क्या बोला कि भाई, अगर मैं इस उम्र में, तुम्हारे से दोगुनी उम्र है, पढ़ सकता हूं, इतनी किताबें मैंने रख छोड़ी है, मेरे पढ़ने का शौक है, तो तुम क्यों नहीं पढ़ सकती? तुम तो और भी बेहतर ढंग से पढ़ सकती हो, इसलिए तुम भी मेरी तरह पढ़ाई करो। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से एक किताब निकाली और कहा, बताओ ये क्या लिखा है? मैंने देखकर सोचा पढ़ तो ठीक लूंगी, फिर सोचा लेकिन गलती हो गई तो क्या? मैंने फिर सोचा कह दूंगी मुझे पढ़ना नहीं आता। तातुस मेरे मुंह की ओर देखते ही जा रहे थे। उन्होंने कहा, पढ़ो ना, कुछ तो पढ़ो।
मैंने तब बोल ही दिया, आमार में वो बेला तस्लीमा नसरीन। अब आप देखो, ये सबसे पहले एक लेखिका थी बंगाली की, आपने नाम भी सुना होगा, काफी संघर्षमय जीवन था उनका भी, तस्लीमा नसरीन। उन्होंने भी अपने जीवन में संघर्षों का सामना करते हुए बंगाली के अंदर रचनाएं लिखी थी। तो एक प्रेरणादायी पुस्तक थी, उस प्रेरणादायी पुस्तक तातुस ने बेबी के सामने रखी ताकि वो उससे कुछ प्रेरणा ले सके और उसकी प्रेरणा से वो आगे कुछ काम कर सके। तुम यही सोच रही थी ना कि कहीं गलती हो जाएगी। मैं हंसने लगी। वो बोले, ये किताब तुम ले जाओ, घर पर समय मिले तब पढ़ना। मतलब ये जो बांग्ला के अंदर लिखी हुई रचना थी जिसका नाम था आमार में बेला और इसकी लेखिका थी तस्लीमा नसरीन। ये किताब जो है तातुस ने दे दी किसको? बेबी हालदार को। मैं किताब लेकर घर आई और रोज उसमें से 1-2 पेज पढ़ने लगी। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती, आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या बात करते, मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन धीरे धीरे वो दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता। कुछ दिनों बाद तातुस ने एक दिन पूछा, तुम जो किताब ले गई थी उसे ठीक से पढ़ तो रही हो? मैंने हाँ कहा तो वो बोले, मैं तुम्हें एक चीज दे रहा हूं, तुम उसका इस्तेमाल करना, समझना कि वह भी मेरा ही एक काम है। अब लेखिका ने पूछा, कौन सी चीज? तो तातुस ने अपनी लिखने की टेबल के ड्रॉ से एक पेन और कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखना। लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। होश संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें तुम्हें याद आई वो सब इस कॉपी में थोड़ा थोड़ा रोज लिखना। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी, इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं कि जो लिखूंगी वो कितना गलत होगा और कितना सही। तातुस ने पूछा, क्यों, क्या हुआ, क्या सोचने लगी? मैं चौंक पड़ी। फिर बोली, सोच रही थी कि लिख सकूंगी या नहीं। वो बोले, जरूर लिख सकोगी, लिख क्यों नहीं सकोगी, जैसे बने वैसे ही लिखना। अब एक नया टास्क दे दिया तातुस ने। पहले तो उन्होंने जो तस्लीमा नसरीन की किताब है आमार मेयोबेल वो पढ़ने को दी। अब उन्होंने देख लिया कि वास्तव में ये इंटरेस्टेड है पढ़ने में, तो उन्होंने अपने ड्रॉ से एक पेन निकाला और एक कॉपी निकाली और बोला कि आप जो प्रतिदिन एक एक पेज अपने जीवन की पीछे की जो पूरा घटनाक्रम जैसे जैसे आपको याद आए आप कॉपी के अंदर। अब उद्देश्य क्या है, टारगेट क्या है तातुस का? वो चाहते हैं कि ये अपनी जीवनी लिखे, अपने जीवन के बारे में सारी बातें लिखे, ताकि धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। इसकी जितनी गलतियां हैं वो धीरे धीरे हम लोग चेक करते रहेंगे और सुधार करते रहेंगे। पेन और कॉपी ले मैं घर गई और उसी दिन से 2-1 पेज रोज लिखने लगी। लिखती और वो किताब भी पढ़ती। सवेरे का काम आती तो तातुस पूछते कि कुछ लिखा या नहीं, और यदि मैं हाँ कहती तो बहुत खुश होते और कहते, तुम यदि रोज लिखोगी मैं तुम्हें और भी प्यार करूंगा। किसी किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि तब तक आसपास के लोग एक नींद भी सो चुके होते। नींद टूटे पर वो देखते कि मैं जगी हुई हूं तो सवेरे कोई न कोई पूछ बैठता, बताओ तो तुम इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो? मैं कहती कुछ भी तो नहीं। मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी और फिर वहां कुछ अन्य असुविधाएं भी थी जिनके कारण मैं अपना वो भाड़े का घर छोड़ना चाहती थी। सब समय मैं यही सोचा करती थी कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहाँ पानी की असुविधा थी, वहाँ बाथरूम की असुविधा थी, 4 घरों के बीच बाथरूम एक ही था। सवेरे कोई पेशाब के लिए उसमें घुसता तो दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता, जो बाहर जाना पड़ता था। लेकिन वहां भी चैन से कोई बैठ नहीं सकता क्योंकि सुअर पीछे से आकर उनको तंग करना शुरू करता। ये जो हालात बता रही है ना लेखिका, वो अपने पहले का जो घर था जब तातुस के यहाँ आकर रहने लगी उससे पहले किस तरह की असुविधाओं से उनको गुजरना पड़ा। मतलब जो है शौच इत्यादि के लिए उनको बाहर जाना पड़ता था और स्नान के लिए उनको इंतजार करना पड़ता था। घर में पानी की भयंकर असुविधा थी। तो कैसे कैसे संघर्ष से वो निकली है और जो भट्टी के अंदर तप करके निकलेगा वही लोहा सोना बन सकता है, वही खिल सकता है। क्योंकि बिना संघर्ष किए, बिना परेशान हुए, बिना दर्द सहे, बिना परेशानी सहे जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता नहीं खुल सकता। जितने भी बड़े बड़े जो उदाहरण हमारे सामने हैं, कई बड़ी बड़ी हस्तियां हमारे सामने हैं, वो सब जो भट्टी में तप कर बाहर निकले हैं और अपनी मंजिलों को छुआ है। तो कहने को ये बहुत लंबी चौड़ी कहानी आप मान सकते हो, लेकिन गजब की प्रेरणा छिपी हुई है, गजब का अंदर का भाव छिपा हुआ है कि कोई किस कदर मेहनत के बलबूते पर एक 5वीं 7वीं तक पढ़ने वाली बिना घर बार की औरत जिसके पति ने उसको छोड़ दिया हो, ऐसी औरत
एक व्यक्ति के सहयोग से किस तरह अपने जीवन की तमाम घटनाओं के ऊपर एक लंबी चौड़ी जो कहानी लिख देती है। तो इससे ये बात तो साबित हो गई कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, यदि जज्बा हो अंदर, यदि कुछ कर गुजरने की ताकत हो, तो कोई रास्ते का रोड़ा उसके लिए अवरोध नहीं बन सकता। उस अवरोध को हटाना, उस अवरोध से पार जाना, वो हमारे हाथ में है कि छोटी सी कष्ट, छोटी सी समस्या हमारे सामने आई और हम यदि वहां से अटक गए तो फिर रास्ता आगे नहीं बढ़ सकता। किंतु जैसा कि बेबी हालदार ने जीवन की हर समस्या का डट कर सामना किया, एक एक कर लोगों के ताने सुने, लेकिन अपने काम को करती रही अपनी ईमानदारी के साथ, तो उनको वो मंजिल मिली, वो प्रसिद्धि मिली कि आज पूरी दुनिया उनकी कहानी पढ़ रही है। अन्यथा जिस प्रकार हजारों औरतें जो पर्दे के पीछे, जो पर्दा पड़ता उसके पीछे न जाने कहीं विलुप्त हो गई, गुम हो गई। कई प्रतिभाएं, कई टैलेंट ऐसी औरतों के अंदर था, लेकिन उचित प्लेटफॉर्म नहीं मिला, सही जो गाइडेंस नहीं मिला, इसलिए वो गुम हो गई। लेकिन इससे प्रेरणा ये मिलती है कि सफलता सुविधाओं की मोहताज नहीं होती। ये बात तो साफ हो गई कि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सुविधाओं की परवाह किए बिना आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। ये बेबी हालदार की इस रचना से साफ हो जाती है। बड़े हो चाहे बूढ़े हो, सभी हाथ में पानी की बोतल लेकर बाहर जाते थे। अब वे यहाँ बोतल संभाले या सूर बुगाए। मुझे तो ये देख सुनकर बहुत बड़ा खराब लगता। लड़कियों को हाथ में बोतल लिए जाते मैंने पहली बार देखा था। तातुस ने मुझसे पहले ही पूछा था तुम जहां रहती हो वहां कोई बाथरूम है कि नहीं है। ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो उसको यूज कर सकती हो, वहीं नहा धोकर जा सकती हो। उस दिन से मैं वही सब करने के लिए बात घर जाती। किसी दिन घर पहुंचने पर देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने चली आती कि इतनी देर क्यों हुई। कभी कभी वो ये जानना चाहती थी कि मैं कहाँ गई थी। उसकी बात सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आता। मैं सोचती ये भी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम करूं और लौटूं तो बेमतलब की यानी बिना मतलब की बातें सुनने को मिले। मैं क्या किसी की बांधी हूं, यानी बंधन में हूं, क्या गुलाम हूं कि वो सब सुनना पड़ेगा। घर का भाड़ा देने में तो मैं नागा नहीं करती, मतलब आनाकानी नहीं करती। तो फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है। और मैं जाती भी कब कब थी, समय ही कहाँ था मेरे पास। काम करके लौटती तो फिर क्या करती, लिखने पढ़ने बैठती। कभी कभी सविता से जरूर मिल जाती थी, मतलब उसकी एक सहेली थी। अब लेखिका को इतना टाइम ही नहीं मिलता था। दूसरी जो ये लेखिका है वो अपने में ही मस्त रहना चाहती थी, अपने काम में मस्त रहना चाहती, इसलिए कहीं नहीं मिलती। एक और जरूर थी जिससे मिलती, जिसका नाम था सविता। वह मेरी एक पुरानी कोटी की सहेली थी। उसके यहाँ से लौटने में कभी देर जरूर हो जाती थी। सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई अपराध करके आ रही हूँ। बाजार हाट करने भी जाना होता तो बूढ़ी मकान मालिक की स्त्री कहती कहाँ जाती रोज रोज, तेरा स्वामी है नहीं, तू तो अकेली रहती, तुझे इतना घूमने घामने की क्या दरकार है। अब आप देखो बेचारी लेखिका किराएदार के रूप में रहती, लेकिन वो इस तरह टोका टाकी करती जैसे उसकी सास हो, जैसे उसकी माँ हो, और वो भी बेमतलब का। लेखिका कह रही है कि यदि वो वास्तव में कोई गलत काम करती, यदि वास्तव में कोई परेशानी होती तो उसके डांटने पे एक अलग बात होती। लेकिन वो कहती मैं तो केवल एक काम से जाती थी और जो अपनी पुरानी सहेली थी सविता उससे मिलने जाती, और वो औरत मुझे सुनाने को तैयार हो जाती। मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो क्या मैं कहीं घूम भी नहीं सकती, और फिर उसका साथ में रहना भी नहीं रहने जैसा है। उसके साथ रहकर भी क्या मुझे शांति मिली, उसके होते हुए भी पाड़े के लोगों की क्या क्या बातें मैंने नहीं सुनी हैं। जब उसी ने उन बातों को लेकर उनसे कभी कुछ नहीं कहा तो मैं आंख मुंह बंद किए चुप नहीं रह जाती तो क्या करती। जब मेरे स्वामी के सामने वहां के लोगों के मुंह बंद नहीं होते थे तो यहाँ बच्चों को लेकर मैं अकेली थी। यहाँ तो वैसी बातें और भी सुननी पड़ती। मैं काम पर आती जाती तो आसपास के लोग एक दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता, ये अकेली भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग ये सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते, वे मुझसे बात करने की चेष्टा करते और पानी पीने के बहाने मेरे घर आ जाते। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने को कह कोई बहाना बनाकर बाहर निकल आती। इस तरह मैं जब बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग जबरदस्ती न जाने कितनी तरह की बातें करते, कोई सीटियां मारता, कितने ताने मारते, लेकिन मुझ पर उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है देखो अकेली औरत के संघर्ष, ये परेशानियां। कहीं पर बेचारी को सुकून नहीं था, ठोर नहीं थी। जब किराए के घर में रहती तो किराए के घर में वो मकान मालिक की जो बूढ़ी औरत है वो ताने मारती। रास्ते में अपने बच्चों को लेकर कहीं जाती तो फिर लोग ताने मारते, सीटियां मारते, छेड़खानी का प्रयास करते। आप इस संघर्ष से निकली है, आप इस प्लेटफॉर्म से निकली है, आप इन हालात से निकली है, लेकिन पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। इतना आसान भी नहीं होता है, क्योंकि ये जो समस्याएं हैं
हर कोई सह नहीं सकता। ये बहुत कठिन चीजें होती है, लेकिन जिनके इरादे मजबूत होते हैं, जिनके इरादे नेक होते हैं, जिनमें कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है, वे लोग कभी भी इनकी परवाह नहीं करते। वो केवल अपने काम की तरफ ध्यान रखते हैं, क्योंकि दुनिया का ये दस्तूर है कि यदि आप अच्छा करोगे तब भी लोग हंसेंगे, बुरा करोगे तब भी हंसेंगे, पैदल चलोगे तब भी हंसेंगे, व्हीकल पे चलोगे तब भी हंसेंगे। लेकिन अपने आप पर विश्वास होना चाहिए कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरा काम बिल्कुल ईमानदारी से कर रहा हूं, सही कर रहा हूं। तातुस के यहाँ जब पहुंचती और बताते कि उनके किसी बंधु ने उनसे मेरी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा है, तो खुशी से वो सब भूल जाती जो रास्ते मेरे साथ घटा। मतलब ये एक टॉनिक था, ये एक रामबाण दवाई थी। ये पूरी दुनिया में बेबी हालदार के लिए एक ही व्यक्ति ऐसा था, एक ही वो जगह ऐसी थी कि जो प्रेम से बात करता था, उनकी मदद करते थे, हर तरह से उनका सहयोग करने को तैयार रहते। अन्यथा तो चारों तरफ जैसे गिद्ध नोचते हैं मरे हुए पशु पक्षी को, वैसे संसार के लोग उस अकेली औरत को देखकर ताने मारते, छेड़खानी करते, उनको तरह तरह से परेशान करते, उसमें चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अब लेखिका कहती है कि केवल और केवल वो भला इंसान मुझे मिल गया जिससे मेरी जिंदगी रास्ते पे चलने लगी, अन्यथा मेरे साथ क्या होता भगवान जानता है। खुशी से मैं वो सब भूल जाती जो मेरे साथ घटता था। तो उसके कुछ बंधु कोलकाता में थे, तो कुछ दिल्ली में भी थे। वो मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते। वे लोग भी चिट्ठियां लिखकर या फोन पर तातुस से मेरे संबंध में बात पूछते। एक दिन मैं घर में बैठी अपने बच्चों से बात कर रही थी कि तभी मकान मालिक का एक बड़ा लड़का आ गया। बहुत ही दर्दनाक एक घटनाक्रम और हो गया। पीछे एक एक करके उन्होंने बताया कि किस किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन एक बात है कि एक ऐसा पाठ आप 12th के अंदर और पढ़ोगे, भक्तिन पाठ, बहुत ही मिलता जुलता पाठ है भक्तिन। पूरा जो बेबी हालदार का जीवन का संघर्ष था, वैसा का वैसा संघर्ष आप भक्तिन में भी देखोगे कि भक्तिन ने भी अपने परिवार से लड़ाई लड़ते लड़ते, अपने जेठ जेठों से लड़ाई लड़ते लड़ते किस कदर वो लेखिका महादेवी वर्मा की यहाँ आती है, और महादेवी वर्मा जैसी भली औरत उनको रहने का ठौर ठिकाना देती है और उनकी बुढ़ापा निकल जाता है। वैसे ही बेबी हालदार के साथ यदि वो व्यक्ति तातुस नहीं आता तो हो सकता है कहीं गुमनामी में अपने बच्चों को छोड़कर एक बच्चों की माँ जो है उनका साथ छोड़ सकती थी, क्योंकि हार मानना पड़ता। अब उनको ये ताकत मिल गई थी कि दुनिया के ताने सुनकर भी, छींटाकशी सुनकर भी, हर तरह से परेशानी सुनकर भी वो जैसे ही तातुस के यहाँ आती तो सब कुछ भूल जाती, क्योंकि तातुस उन्हें बड़े ही भले इंसान की तरह बात करते थे, हर तरह से उसकी मदद करते थे। तो एक घटना हो गई यहाँ पर कि जिस मकान में रहती थी जो बूढ़ी मकान मालिकिन तंग करती थी लेखिका को, उसका जो लड़का है वो उसके साथ छेड़छाड़ करेगा और वो जायज नाजायज मांग रखेगा लेखिका के सामने, उसके साथ गलत हरकतें करेगा। और लेखिका जब एग्री नहीं होगी तो वो जो लड़का है मकान मालिक का, उसका सामान बाहर फेंक देगा। एक दिन मैं जब घर में अपने बच्चों से बात कर रही थी, तभी मकान मालिक का एक बड़ा लड़का आकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। मैंने उनसे बैठने को कहा, बस वो बेटा तो उठने का नाम ही नहीं ले। उसने बातें चालू की तो लगा कि कभी खत्म ही नहीं होगी। उसकी बातें भी ऐसी कि जवाब देने में मुझे शर्म आ रही थी। मैं उससे वहां से चले जाने को भी नहीं कह पा रही थी और स्वयं भी बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि वो दरवाजे पर ऐसे बैठा कि उसकी बगल से निकल भी नहीं सकते थे। मैं समझ रही थी कि वो क्या कहना चाह रहा है। ऐसे मैं उनकी बातों को अनसुना ना करती तो क्या करती। मैंने सोचा अब मेरा भला इसी में कि इस घर को मैं जल्दी से छोड़ दूं। उसकी बात से साफ हो गया कि यदि उसके कहने पर चलूंगी तब तो उस घर में रहूंगी, नहीं तो नहीं। मैंने सोचा ये क्या इतना सहज है, घर में कोई मर्द नहीं है तो क्या इसी से मुझे हर किसी की कोई बात माननी होगी। मैं कल ही कहीं और घर ढूंढ लूंगी। तो ये घटनाक्रम हो गया। अब लेखिका को डर लगने लग गया कि वो मकान मालिक का लड़का मेरे साथ गलत करना चाहता है, मेरे साथ जो है शारीरिक शोषण करना चाहता है, छेड़खानी करना चाहता है, देह शोषण करना चाहता है। क्योंकि लेखिका कोई भोली बच्ची नहीं थी, वो भली भांति जान चुकी थी कि इस लड़के की नीयत बुरी है, ये मेरे साथ बुरा करना चाहता है। तो लेखिका के मन में ये चीज घर कर गई कि अब जितना जल्दी मैं इस घर को छोड़ दूं उसमें मेरा भला है, अन्यथा ये मेरे साथ बहुत बुरा कर सकता है। मैं अपने काम पर जाती रही और साथ ही घर ढूंढती रही। एक दिन काम पर से घर लौट रही थी तो देखा कि मेरे बच्चे रोते रोते दौड़े आ रहे हैं। मेरे पास आकर बोले, मम्मी मम्मी जल्दी चलो, हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया। बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी कि ये क्या हो गया। मैंने कहा चलो चल कर देखती हूँ। वहां पहुंचकर देखा कि सचमुच घर का सारा सामान बाहर पड़ा है। वो सब देखकर मैं सिर पकड़ कर बैठ गई और सोचने लगी कि बच्चों को लेकर अब मैं कहाँ जाऊं, इतनी जल्दी दूसरा घर भी कहाँ मिलेगा। बच्चों को अपने पास बिठाए मैं रोने लगी। उन्होंने सिर्फ मेरा ही घर नहीं तोड़ा,
आसपास जो और घर थे उन्हें भी तोड़ डाला, लेकिन उन घरों में कोई न कोई मर्द था, बड़ा लड़का था, कोई न कोई मतलब रिश्तेदार था, पुरुष रिश्तेदार, जैसे उनका पति है, उनका कोई बड़ा लड़का है या स्वामी है जरूर, जबकि मेरे यहाँ तो कोई भी नहीं था। इसलिए मेरा सामान अभी तक उसी तरह बिखरा पड़ा था, जबकि दूसरे घरों के लोग अपना सामान एक जगह सहेज कर नया घर खोजने निकल गए थे। मतलब एक घटना घटित हो गई कि जब लेखिका ने मकान मालिक की बातें नहीं मानी, उसके साथ एग्री नहीं हुई, तो उसने क्या किया, पूरा घर का सामान बाहर फेंक दिया। और केवल बलि का बकरा लेखिका ही नहीं बड़ी, उसके गुस्से का शिकार जो किराए में रहने वाले अन्य लोग थे बेचारे, वो भी बन गए, सबका सामान फेंक दिया गया। अब बाकी सबके तो साथ में कोई मददगार था, तो वो अपना सामान उठाकर वहां से चलते बने और कोई जगह चले गए होंगे। लेकिन लेखिका कह रही है कि मेरे तो छोटे बच्चे घर में थे, मैं तो काम पर गई हुई थी और मेरा सामान रोड पे इस तरह फेंका हुआ पड़ा था। हमें छोड़ वहां बस कुछ ही लोग बचे थे, वे इसलिए रुके क्योंकि मेरे बच्चों से उन्हें मोह था और घर की वैसी हालत उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं रो रही थी और मुझे रोते हुए देखकर बच्चे भी रोने लग गए। ऐसे समय में मेरी मदद को सामने आने वाला अपना कोई नहीं था। पास ही मेरे दो भाई रहते थे, उन्हें मालूम था कि मैं कहाँ रहती हूँ, उन्हें यह भी मालूम था कि सभी घर तोड़ दिए गए हैं, फिर भी वो मेरी खोज खबर लेने नहीं आए। मैंने सोचा कि माँ होती तो देखती मैं आज किस हाल में हूँ। पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट और कितना दुख भोगना लिखा है। अब आप देखो, लेखिका की हर तरह से संकट था, ऐसी बात नहीं, मैंने पहले भी आपको बताया परिवार वाले थे, लेकिन लड़ाई अपनी खुद ही लड़नी पड़ती है। दो भाई पास में रहते थे, उनको पता था कि हमारी बहन जिस किराए के घर में रहती है उसका घर तोड़ दिया गया, सामान बाहर फेंक दिया, लेकिन वो मदद के आगे नहीं आई। अब लेखिका को उस बुरे वक्त में माँ की याद आई, क्योंकि दुनिया में एक ही वो रिश्ता है जो आपके मरते दम तक साथ देता है, उस रिश्ते का नाम है माँ। इसलिए माँ को सबसे बड़ा माना गया है। माँ अपने संतान को कभी दुखी और दर्द में नहीं देख सकती, और लेखिका को अपने उस भयंकर बुरे वक्त में अपनी माँ की याद आई। उसकी आंखें नम हो गई कि काश मेरी माँ होती तो जरूर मुझे दर्द में देख करके मदद करती, लेकिन दो बड़े बड़े भाई थे, उन्होंने कोई मदद नहीं की। उस दिन फिर कहीं घर खोजना खाजना नहीं हुआ। इसलिए तो कहा जाता है जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, कि जो माँ है जन्म देने वाली वो स्वर्ग से भी बढ़कर है। दुनिया में स्वर्ग को किसी ने नहीं देखा, लेकिन माँ के आंचल तले, माँ की गोद में, माँ की छत्र छाया में स्वर्ग से भी अद्भुत अनुभूति होती है। और इस बात को महसूस लेखिका ने भी किया कि काश मेरी माता आज जिंदा होती तो मैं ये सारे दुख नहीं सहती। उस दिन फिर कहीं खोज खाजना नहीं हुआ। रात 7-8 बजे भोला दा आया, एक रिश्तेदार मतलब मिलने वाला था, वो मुसलमान था और पास ही रहता था, उसका घर भी तोड़ दिया गया था। वह हम लोगों की तरह रहने वाला था और मेरे भाई और मेरे बाबा को भी जानता था, मेरे बच्चों से उसको लगाव था। भोला दा ने कहा, इस तरह बच्चों के साथ रात में तुम अकेली कैसे रहोगी? इतना कहकर वो वहीं हम लोगों के पास बैठ गया। उस हालत में क्या किसी की नींद आ सकती थी? उस खुली गंदी जगह में हम सब ने ओस में वो रात किस तरह काटी। सवेरे भोला दा ने कहा, तुम जहाँ काम करती वहाँ के साहब से बात करके देखो ना। मैंने सोचा ठीक ही तो कह रहा है। अब बेचारे भोला दा ने उसको सलाह दी कि जहाँ तुम तातुस के यहाँ काम करती हो, जब सामान तुम्हारा बाहर फेंक दिया है तो कहीं तो रहने को जगह चाहिए। तो उसने ये सुझाव दिया कि तुम ऐसा करो, अपने उस मालिक को बोलो कि भाई मुझे रहने के लिए जगह चाहिए क्योंकि मेरा सामान बाहर फेंक दिया गया है। तातुस ने तो पहले ही कहा था कि रहने के लिए वो मुझे जगह दे सकते हैं, एक बार बात करके देख लूँ। मैंने उनसे कहा, भोला दा तुम ही एक बार चलकर बात कर लो, मेरी तो कहने की हिम्मत नहीं होती। भोला दा बोला, तो फिर चलो। मैं उसे लेकर चली आई, वो बाहर ही खड़ा रहा और मैं भीतर गई, देखा कि तातुस अखबार पढ़ रहे हैं। मुझे देखते वो बोले, क्या बात है बेबी, रोज तो तुम ऐसी नहीं दिखती, तुम्हारा मुंह ऐसे सूखा सूखा क्यों है? मैंने उन सारी बात बता दी और कैसे हम लोगों के घर बुलडोजर से तोड़ डाले और कैसे सारी रात मुझे बच्चों के साथ बाहर ओस में बितानी पड़ी। मैंने उनसे कहा कि मेरे साथ मेरी जान पहचान का एक आदमी आया, आपसे बात करना चाहता है। मेरी बात सुनता तो फौरन बाहर आए और भोला दास से बात कर मेरे पास आए और बोले, तो तुम रात को ही क्यों नहीं चली आई? बच्चों को लेकर रात भर बाहर क्यों रही? तुम्हें रात में चले आना था। खैर अब बताओ कब आ रही हो? मैंने कहा आप जब कहें। तातुस बोले, अभी आ सकोगी? मैं राजी हो गई और घर जाकर रिक्शे में अपना सामान डाला और बच्चों के साथ वहां आ गई। रास्ते में सोच रही थी कि तातुस तो एक ही बार कहने पर तैयार हो गई, अब आगे पता नहीं क्या होगा। तो अब लेखिका को नया रहने का ठिकाना मिल गया। जो पुराना इनका किराए का घर था वो तोड़ दिया गया, उसके साथ बदतमीजी से बाहर निकाल दिया गया। अब पहले तो तातुस के घर केवल काम करती थी, अब लेखिका ने अपना जो रहने का ठौर ठिकाना वो भी तातुस के यहाँ बना लिया। बना क्या लिया? मजबूरी में बनाना पड़ा। तातुस ने छत पर एक कमरा मेरे लिए खाली कर दिया, उस कमरे में अपना सारा सामान जमा
जमा कर मैं खाना बनाने की तैयारी करने लगी। तातुस ने ऊपर आकर देखा तो हंसते हुए बोले, तुम आज खाना न बनाती तो भी चल जाता, क्योंकि नीचे तो काफी खाना रखा ही है। मैंने कहा तो क्या हुआ, रखा रहे, दादा लोग खाएंगे। तो तातुस बोले, रात को एक बार नीचे गरम गरम रोटी खिला सकोगी? अभी तक दोनों समय रोटी बनाने वाला कोई नहीं था, तुम जो खाना बना जाती थी उसी को रात में खाते थे, तो तुम यहीं आ गई हो तो दोनों समय गर्मा गर्म खाना मिल जाएगा। इसके बाद मैं खाना वाना और अन्य सभी काम अपनी मर्जी से करने लगी, किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं होती। तातुस मुझे काम करते देखकर कभी कभी कहते, बेबी तुम इतना काम कैसे कर लेती हो, सारा दिन काम करती हो, थोड़ा आकर मेरे पास बैठो। मैं बैठ जाती तो पूछते, बच्चों ने कुछ नाश्ता वास्ता किया कि नहीं किया, तुमने कुछ खाया या नहीं खाया, जाओ ऊपर जाकर बच्चों को खिलाओ, फिर आकर अपना नाश्ता करो, जाओ जल्दी जाओ, इतनी देर हो गई और अभी तक उन्होंने कुछ नहीं दिया। फिर वो कहते, यहाँ से थोड़ा दूध ले जाकर उन्हें दे दो। यहाँ आने के बाद मेरे बच्चों को रोज आधा लीटर दूध भी मिलने लगा। तातुस ने एक दिन कहा, देखो बेबी, इस घर से पहले भी कई औरतें काम कर चुकी है, लेकिन तुम जैसी कोई लड़की अभी तक मुझे नहीं मिली। फिर वो क्या बोले कि देखो तुम ये कभी मत सोचना कि तुम यहाँ बस काम पर लगी एक लड़की हो या ये घर किसी और का है, इसे तुम अपना ही घर समझो। मेरी कोई लड़की नहीं है तो मैं तुम्हें अपनी लड़की जैसा मानता हूं। मैंने सोचा भला ये भी कोई कहने की बात है, ये तो मैं जानती हूं कि यहाँ आकर मैं कितनी सुखी हूं, सभी हमेशा मेरा ख्याल रखते हैं। कभी तबीयत खराब होती तातुस खुद चिंता में पड़ जाते और मेरे कुछ काम खुद करने लग जाते। मुझे जबरदस्ती पड़ोस के डॉक्टर के पास भेजते, डॉक्टर मेरी जांच कर दवा लिखते और उसकी पर्ची लाकर तातुस को देती और दवाई लाते। मतलब कितना कुछ। एक अनजान व्यक्ति जो लेखिका की मदद करता था, लेखिका को ऐसा महसूस ही नहीं होता कि वो दूसरे के घर में रह रही है, उसको ऐसे लगता जैसे वो अपने पिता के घर में ही रह रही है, उनके पिता उनकी मदद कर रही है। तो फिर कैसे वो अपने जीवन में सेटल नहीं हो सकती थी। तभी मैंने ये कहा कि उस भले व्यक्ति ने, भले मानुष ने लेखिका की जिंदगी की राह बदल दी, उनके जीवन का जो पूरा वे बदल दिया। वो जल्दी जाकर मेरे लिए दवा ले आते, दवा सिर्फ लाते ही नहीं बल्कि जिस समय जो दवा खानी है उसको निकाल देते, मेरे आनाकानी करने पर जबरन खिला देते। मेरे बच्चे बीमार पड़ते तब भी वो फौरन उनके लिए दवा लाते। घर में काम करने वालों की इतनी अच्छी तरह रखे जाते मैंने कहीं नहीं देखा था। उनके यहाँ मुझे किसी चीज की कमी नहीं थी, चाहे तेल हो, साबुन है, खाना पीना, कपड़े वपड़े, किसी भी चीज का अभाव ये लोग मुझे नहीं होने देते। मैं सोचती इतने घरों में मैंने काम किया है लेकिन इस घर के लोग जैसा व्यवहार कहीं नहीं देखा। ऐसा लगता जैसे इस घर की सब कुछ मैं ही हूं। पता नहीं इतना अच्छा घर, इतने अच्छे लोग फिर मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। इस घर में मुझे सुख ही सुख था। फिर भी कभी कभी मेरा मन उदास होता कि 2 माह से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि लेखिका के कुल 3 बच्चे थे, 2 तो छोटे बच्चे लेखिका के साथ में रहते थे, लेकिन बड़े वाला लड़का लेखिका ने कहीं काम पर रख छोड़ा था, कोई मेडिकल शॉप पे। तो थोड़ी चिंता लेखिका को ये होने लगती धीरे धीरे कि बाकी सब तो ठीक है, अब मेरे बच्चे दोनों पढ़ रहे हैं, अच्छी तरह से खाना पीना हो रहा है, रहने को सही जगह मिल गई है और यहाँ पर मेरे कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अब एक नया संकट उपस्थित हो गया। वो संकट था कि उनका जो बड़ा लड़का है उसके बारे में थोड़ी उसको चिंता होने लगी, लेकिन उसका भी समाधान जो है वो भला इंसान निकाल देगा। धीरे धीरे उसको भी काम से हटा करके जो है तातुस उसको बुला लेगा और उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे। तो एज ए फादर जो उसको प्यार, मोहब्बत या यूं कहीं अपनापन मिल गया और जिसके कारण उस बेबी का जो घर है पुनः सही ढंग से चलने लगा। 2 माह से मुझे अपने बड़े लड़के की कोई खबर नहीं मिली। तातुस शायद ये समझते थे। एक दिन हठात उन्होंने पूछा, बेबी तुम्हारा बड़ा लड़का कहाँ है, तुम कभी जाकर उससे मिलती क्यों नहीं हो? 1 बार 2 बार 3 बार वो पूछते जा रहे थे और मैं कोई जवाब नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद मुंह नीचा किए मैं बोली कि मुझे तो पता ही नहीं कि वो कहाँ रहता है। तातुस चौंक कर बोले, ये क्या बेबी, तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा लड़का कहाँ रहता है? मैंने कहा, उसे जो लोग ले गए थे वो मेरे घर के पास ही रहते थे। मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने केवल यही बताया था कि उसके घर का नंबर ठीक ठाक मालूम नहीं है। उन्होंने जो जो नंबर बताए वहां मैं गई थी, 1 बार नहीं कई बार, लेकिन बार बार घूम फिर कर लौट आई। बस इतना बार सुना है कि उस घर के मालिक की यहीं कहीं एक दवा की दुकान है। मैंने 2-1 लोगों से पूछा भी, लेकिन किसी को भी ठीक से पता नहीं है। तातुस चिंतित होकर बोले, यहाँ तो दवा की बहुत सारी दुकानें। उस दिन उन्होंने कुछ और नहीं कहा। अगले दिन सवेरे मुझे बुलाकर उन्होंने कहा कि वे लोग जब तुम्हारे लड़के को ले जा रहे थे तो छोड़ने से पहले उनसे तुम्हें सब कुछ अच्छी तरह पता कर लेना चाहिए था। तुम्हें पता है ऐसे में न जाने क्या हो सकता है। उनकी बात सुनकर मैं चुप आई। कुछ ही क्षण बाद वो बिना मुझसे कुछ कहे बाहर चले गए और 3-1 घंटे बाद लौटे। आते ही फोन करने लगे। मैं किचन में खाना बना रही थी, मैंने सुना वो किसी से बात कर रहे थे
और साथ ही साथ मुझे बुला रहे थे, कह रहे थे बेबी बेबी सुनो। मैंने सोचा वो इस तरह मुझे क्यों बुला रहे हैं। मैं जल्दी से उनके पास जाकर खड़ी हो गई। वो फोन पर बात किए जा रहे थे। बातें करते करते मुझसे बोले लो बात करो। मैंने पूछा कौन है, किससे बात करनी है? तो वो बोले बात करो ना, देखो कौन है। मैंने फोन कान से लगाया, पता नहीं कौन हलो हलो किए जा रहा था। मैं उसकी आवाज पहचान नहीं पा रही थी। कान पर से फोन हटा, मैंने तो तातुस से पूछा कि कौन बात कर रहा है। वो बोले अरे तुम अपने लड़के को नहीं पहचान रही हो? मैं चौंक कर बोली ए मेरा बाबू। मतलब तातुस ने बहुत जल्दी जो उसके लड़के का पता लगा लिया, अन्यथा बेबी तो बेचारी जानती तक नहीं थी कि उसका लड़का कहां पर काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने तो अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों के साथ उसको काम पे भेज दिया था। यद्यपि तातुस ने उसको डांटा फटकारा कि इस तरह अपने बच्चे को काम पर नहीं भेजना चाहिए, पूरी डिटेल जान लेनी चाहिए, क्योंकि बच्चे के साथ कुछ भी हो सकता था। लेकिन तातुस ने तुरंत ही पता कर लिया अपने स्रोतों के माध्यम से, अपने सोर्स के माध्यम से कि वो लड़का कहाँ काम करता है। तो उसने टेलीफोन के माध्यम से जो तातुस ने बेबी हवलदार से अपने बेटे की बात कराई। तो एक बार तो लेखिका अपने पुत्र को पहचान ही नहीं पाई, क्योंकि उसकी आवाज में भारीपन आ चुका था, आवाज बदल चुकी थी। लेकिन जैसे ही तातुस ने बोला कि आगे फोन पर तुम्हारा बड़ा लड़का है, तो लेखिका के होश ठिकाने नहीं रहे, उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहे, और वो बड़ी खुशी से बोली ए मेरा बाबू। मैंने फिर फोन कान से लगा कर कहा बेटा मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। वो बोला माँ कौन बेबी? मैं बोला हाँ बेटा तेरी माँ। बेटा तू कैसा है? वो बोला माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने यहाँ अच्छी तरह हूँ। उसकी बातों से मुझे लगा मेरा लड़का अब बड़ा हो रहा है। उसकी आवाज़ बदल गई, 2-1 मास में वो कितना बदल गया, उसे देखते ही मेरी इच्छा होने लगी। तातुस भी समझ गई। उन्होंने पूछा लड़के से मिलने जाओगी? तो बोली हाँ, देख लेते तो और भी अच्छा लगता। वो बोले तो बताओ कब जाओगी? तो मैंने कहा आप जब ले जाएंगे। कुछ दिन बाद अपने लड़के से एक दिन मिलने गई तो देखा वो बाहर पौधों में पानी दे रहा है। मुझे नहीं लगा कि वहाँ ठीक से है। मैंने सोचा इन लोगों की ये वयस का क्या काम करने की है। वयस का मतलब होता है उम्र। क्या इस मेरे बच्चे की उम्र जो है काम करने की है? लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। मेरे लड़के ने जल्दी जल्दी पास आकर मुझसे प्रणाम किया। अपने भाई बहन को देखकर बहुत खुश हुआ। उसके पास जब चलने लगी तो वो उदास हो गया। मैंने तब सोचा उसे अब उस घर में नहीं रखूंगी, जैसे भी हो उसे अपने पास रखूंगी। तातुस शायद ये सब समझते थे, इसलिए बीच बीच में मुझसे उसे फोन कर हाल चाल जानने के लिए कहते रहते थे। मैं उसे फोन करती तो वो सिर्फ ये जानना चाहता कि मैं कहाँ रहती हूँ, घर का नंबर क्या है। मैं ये सोच कर बात टाल जाती कि कहीं वो बिना किसी को बताए मेरे पास नहीं आ जाए। तातुस क्या सोचेंगे। वो बातों बातों में कहते थे कि उसकी वयस का लड़का उन्होंने कभी नहीं रखा। उनकी ये बात मुझे दुखी करती थी और मैं सोचती कि इसका मतलब क्या ये है कि उन्हें मेरे लड़के में विश्वास नहीं है। वो कभी ये क्यों नहीं कहते कि अपने लड़के को कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आओ। वह मुझे और मेरे बाकी दोनों बच्चों को इतना चाहते हैं, तो फिर मेरा बड़ा लड़का उन्हें क्यों भारी पड़ता है। मैं कुछ समझ ही नहीं पाती, लेकिन कहती कुछ नहीं थी। होते होते एक दिन तातुस ने स्वयं ही कह दिया। क्या बोले कि तुम अपने बड़े लड़के को काली पूजा पर कुछ दिनों के लिए ले आना। सुनकर मैं बहुत खुश हुई और फिर बोले उसके लिए यहीं कहीं काम देखो जिससे वो रोज तुमसे मिलजुल सके। लेकिन बेबी जानती हो बच्चों से काम कराना क्या है, गैर कानूनी है। उसे वहां से छुड़ा लाना चाहिए। उसके लिए ऐसी किसी जगह काम देखो जहाँ रहते रहते वो कोई और काम भी कर सके और कुछ लिखना पढ़ना भी सीख सके। ऐसा ही कुछ हमें करना होगा। लेकिन 3 बच्चों को लेकर यहाँ रहना हो सकेगा? मुझे तो नहीं लगता। मैंने कहा आपने तो कहा था कि मैं यहाँ काम करते करते कहीं और भी 2-1 घंटे काम पकड़ सकती हूँ, तो मैं वैसा ही क्यों नहीं करूँ। तातुस बोले उसमें क्या होगा बेबी, एक जगह से काम करके आओगी और आकर फिर यहाँ खटना होगा। ऐसे में तुम्हारा स्वास्थ्य कहाँ तक ठीक रहेगा, इतनी भाग दौड़ कैसे करोगी, और फिर क्या इसकी जरूरत है। अभी तो ये सब जैसा चल रहा है वैसे ही चलने दो। तातुस ने नई सलाह दी कि भाई कोई बात नहीं, जैसा जिस तरह से चल रहा है कुछ मदद मैं करूँगा और तुम अपने बड़े लड़के को वहाँ से काम से हटाकर किसी ऐसी जगह लगा दो जिससे वो तुम्हारा मिलना जुलना प्रतिदिन हो सके, ताकि तुम्हारी जो चिंता है वो सारी दूर हो जाए। तातुस की बातें सुन मुझे बहुत माया होती। ये पहले वर्ड और आया था, मतलब बड़ी प्रेम होता। मैं सोचती इस तरह से कभी मेरे माँ बाबा ने भी मुझसे बात नहीं की थी। लगता है पिछले जीवन में सचमुच मेरे बाबा ही थे, नहीं तो मेरे अच्छे बुरे की इतनी चिंता उन क्यों करते। थोड़ी देर बाद तातुस ने फिर कहा तुम्हें मैंने लिखने पढ़ने का जो काम दिया है तुम वही करती रहो। तुम जितना समय यहाँ वहाँ के काम में लगाओगी उतना लिखने पढ़ने में लगाओगी, तुम देखोगी एक दिन तुम्हारे काम आएगा और कुछ करने की क्या जरूरत है। इसी से काम चलाओ बेबी। फिर यह भी तो सोचो कि तुम्हारे लिखने को लेकर मेरे बंधु तुम्हारा कितना उत्साह बढ़ा रहे हैं। हमेशा कहते हैं कि लिखती जाओ, लिखना बंद मत करो। उन्हें मालूम पड़ेगा कि तुम वो न करके बाहर जाकर काम कर रही हो तो मुझे ही वो दोष देंगे। कुछ दिन बाद तातुस ने एक दिन मुझे बुलाया
और कहा कि बेबी तुम अपने लड़के को वहां से ले आओ, मुझे उसका वहां का काम करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वह इसी तरह दूसरों के घर का काम करता रहेगा तो उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, ये ठीक नहीं है। तातुस ने आगे कहा, मैं एक शिक्षक हूं और मैं ये नहीं चाहता कि बच्चे का जीवन इस तरह नष्ट हो जाए, तुम आज ही जाकर अपने बच्चे को ले आओ, ये सलाह दी तातुस ने। मैं उसी दिन जाकर अपने लड़के को ले आई। तातुस उसके लिए कोई अच्छी जगह ढूंढने लगे, कोई ऐसी जगह ढूंढने लगे जहां रहकर वो घर का काम करते करते कोई और हुनर कर सके, मतलब कोई कला सीख सके और उसका पढ़ना लिखना भी हो सके। ऐसा घर लेकिन मुश्किल से मिलता है। मेरे पास अब मेरे तीनों बच्चे थे, बड़े वाला बच्चा भी आ चुका था, फिर भी मैं खुश नहीं थी। मैं सोचती हम लोगों को खिला पहना तो हो रहे हैं और कितना करेंगे हमारे लिए। मुझे सचमुच बहुत बुरा लगता। मैंने तय किया कि जब तक मेरा बड़ा लड़का मेरे पास है तब तक मैं थोड़ा हिसाब से चलूंगी, जितना खाना पहले बनाती थी उतना ही अब बनाऊंगी। तातु समझ गए थे कि खाने पीने को लेकर मैं कुछ उलझन में हूं। वह मुझसे अपने सामने खाने को कहने लगे। कभी कभी वो स्वयं प्लेट में खाना निकाल कर मुझे दे देते और उसी समय खा लेने को कहते। उन लोगों का ऐसा स्नेह देख कभी कभी तो मैं सोचने लगती कि मेरा इतना सुख अभी तक कहाँ रखा हुआ था। मैंने इतने घरों में काम किया लेकिन इस प्रकार का व्यवहार मेरे साथ किसी ने नहीं किया था। काम के लिए मुझे महीना मिलता था, वहां वैसा कुछ नहीं था। तातुस कहते, बेबी मैं ये समझकर तुम्हें पैसे नहीं देता कि महीना दे रहा हूं, तुम ये कभी मत सोचना कि मैं तुम्हें हिसाब से पैसे देता हूं, तुम बस यही समझो कि तुम्हें जेब खर्ची दे रहा हूं। मेरा जेब खर्च तब थोड़ा बढ़ गया जब तातुस के छोटे लड़के अर्जुन दा की दो बंधु भी वहां आने लगे। अर्जुन दा के बंधु भी बहुत अच्छे थे, वे भी मुझे चाहते थे, मेरे बच्चों से भी बुला बुला कर बातें करते। उनमें एक का नाम क्या था, सुखदीप था, और दूसरे का नाम रमणदास। मतलब फैमिली थोड़ी बढ़ गई। एक तो लेखिका का बड़ा लड़का आ गया और दो जो तातुस के रिश्तेदार आ गए, तो 3 सदस्य कुल बढ़ चुके थे। अर्जुन दास से मुझे ज्यादा अच्छे लगते, और क्यों नहीं लगते, क्योंकि उन्हें चाय पानी या खाने के लिए कुछ चाहिए तो झट से मुझे कह देते थे, जबकि अर्जुन दास सर किसी चीज की दरकार होने पर कुछ कहते नहीं थे। बस बिस्तर में लेटा रहता और मैं स्वयं उसके पास जाकर पूछती कि अर्जुन दा कुछ ला दूं चाय पानी खाने को, तो वो सिर्फ सिर हिलाते थे, कभी हाँ तो कभी ना। उसके बंधु ऐसे नहीं थे, मुझे अपने जैसा मानते थे और मैं भी उन्हें अपने जैसा समझती थी। उन दोनों में सुखदीप दा कम बातचीत करने वाला था, मुझे लगता शायद वो क्या करता था, शर्माता। रमण दा दूसरी तरह का था, वह इस घर को बिल्कुल अपना समझ कर रहता था। वह मुझे काफी कुछ सिखाता भी था, खाने की कई चीजें बनाना मुझे सिखा। वो मुझसे मेरे बच्चों के बारे में पूछता, वो कहता देखो अभी वो छोटे हैं, अभी उनका शैतानी करने के दिन है, उन्हें थोड़ा सावधान रहना होगा, उनकी पढ़ाई लिखाई पर नजर रखनी होगी, उन्हें सब समय खेलने मत देना, नहीं तो उनका पढ़ना लिखना चौपट हो जाएगा। रमण दा पहले सोचता था कि मेरे कोई लड़की नहीं है, तीनों बच्चे लड़के हैं। मेरी लड़की का खेलना कूदना धीरे धीरे कुछ दूसरी तरह का होता जा रहा था और कभी कभी वो लड़कियों के कपड़े भी पहनने लगी थी। रमण दा की भूल उस दिन दूर हुई जब उसने मेरी लड़की की एक गुड़िया लिए खेलते देखा। तो उसने तातुस से पूछा कि बेबी का ये लड़का है कि लड़की है, इसके हाथ में तो गुड़िया है। तातुस बोले, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, ये तो बेबी की लड़की है। रमण दा ने तब हंसकर कहा, तभी तो, और मैं समझ बैठा कि ये तो लड़का ही है। रमण दा और सुखदीप दा के आने से घर में थोड़ी चहल पहल बढ़ गई थी, क्योंकि पहले तो केवल 2 लेखिका के बच्चे, एक तातुस और लेखिका, थोड़ा गुमसुम वातावरण रहता था, चुप्पी सी छाई रहती थी। लेकिन ये 2 लोग आने से थोड़ी सी रौनक बढ़ चुकी थी कुछ समय के लिए, क्योंकि जल्दी उन दोनों ने काम पर जाना शुरू कर दिया। इस बीच मेरा बड़ा लड़का भी मेरे पास से काम पे चला गया, क्योंकि उसे एक ऐसे घर में तातुस ने काम दिला दिया जहां साहब लोगों ने उसे पढ़ाने का भरोसा दिलाया था। मेरा छोटा लड़का और लड़की भी पढ़कर देर से घर लौटते, क्योंकि अब वे बड़े सरकारी स्कूल में जाने लगे। अर्जुन दा, रमण दा, सुखदीप दा काम से लौटकर फौरन सोने चले जाते। तातुस ने एक दिन मुझसे कहा, तुम बच्चों को लेकर रोज पार्क में थोड़ा घूम आओ, बच्चे वहां खेलेंगे, तुम्हारा भी मन बहलेगा। उनकी बात मानती तो मैं रोज पार्क में चली जाती। वहां कई बंगाली औरतें भी आती थी काम करने वाली, वहां अच्छे घरों के बच्चे घुमाने लाती थी, वहां से वो काम करती। उनमें से कुछ मुझे देखकर मेरे पास आती और कुछ इस तरह की बातें पूछती। क्या कहती वो, क्या तुम बंगाली हो? फिर पूछती, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम यहाँ अकेली रहती हो, तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? वही रिपीट प्रश्न जो पहले शुरुआत में पूछा करती थी औरतें, अब पार्क में भी वही प्रश्न। वह तुम्हारे साथ नहीं रहता? वहां कोई जवान लड़के भी आते और बंगाली में होते, वो भी मुझसे बात करना चाहते, और मौका नहीं मिलता तो मेरे बच्चों को बुलाकर बात करते। कोई यदि स्वयं आए और मुझसे बात करना चाहे तो मैं उनसे बात कैसे नहीं करती? फिर भी ऐसे लोगों से अधिक बातें करने का मन नहीं था, न अपने बारे में कुछ बताती, क्योंकि बात करने के पीछे उनका मकसद क्या है, वो क्यों बातें करना चाहते मुझे पता चल रहा था। तातुस ने भी मुझसे ये कह रखा था कि जब भी कभी मैं बाहर घूमने निकलूं तो अनजान लोगों से ज्यादा बातें नहीं करूं। मैं भी वैसा ही सोचती थी और देखती कि लोग बातों बातों में ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं कि जवाब देने का मन ही नहीं होता।
बीती पुरानी बातें फिर से मन में लाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये सब देख सुनकर अब मेरे बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं होती। अब ले दे करके तातुस का कहना मानकर बेचारी पार्क में घूमने गई थी, लेकिन वहां पे जो बड़े लड़के आते वो उनको इस तरह घूरते, तरह तरह की जो गंदी बातें करते, तो लेखिका का मन फटने लगा। अब लेखिका ने वापस तय कर लिया कि मैं ऐसी जगह पर नहीं जाऊंगी। एक दिन पार्क में मैं एक लड़की के बच्ची के साथ देखा, उसमें पिछले कुछ दिनों से देख रही थी। उसके साथ वहां कोई बातचीत करने वाला नहीं था। वो बच्ची को लेकर आती और उसी के साथ रोज खेल खाल कर चली जाती थी। वो पार्क में आती और कुछ लड़के उसे आपस में हंसी मजाक करते। वो किसी की ओर देखती नहीं, वो देखने में नेपालियों जैसी थी, लेकिन उस बच्ची से वो बांग्ला में बातें करती थी, जिससे मुझे लगा कि शायद वो बंगाली है। उसकी उम्र भी लगभग कितनी थी, 20-22 वर्ष की, और साफ मालूम होता था कि उसका ब्याह नहीं हुआ है। ये देखकर मुझे माया होती। मैं सोचती कि इतनी बड़ी लड़की को काम के लिए अकेले इतनी दूर क्यों आना पड़ा होगा। मैं उससे आवाज देकर बुलाया तो खुशी खुशी मेरे पास आई और खड़ी हो गई। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बिठाया और पूछा, तुम क्या बंगाली हो? उसने हाँ कहा और फिर नाम पूछने पर उसने अपना नाम क्या बताया, सुनीति। अब आप देखो, पहले लेखिका का एक और सहेली से परिचय था, सविता, वहां भी जाती थोड़ा मिलने। अब जो पार्क में एक बंगाली लड़की जिसकी 20-22 साल उम्र थी, उससे थोड़ा परिचय हो गया। तो बहुत कम लोग थे जिससे लेखिका अपना दुख दर्द बांट सकती थी, अपना शेयर कर सकती थी। लेकिन कुछ एक जो लिमिटेड लोग थे जिनको लेखिका जानती थी कि ये अच्छे लोग हैं, केवल उनसे बातचीत करती थी। उस दिन से मेरा अच्छा मेल जोल हो गया और हम एक दूसरे को रोज पार्क में मिलने लगे। किसी दिन न मिल पाने से हम दोनों उदास हो जाते। सुनीति ने बचपन में ही अपने माँ बाबा को खो दिया था। अब वो कहानी सुना रही लेखिका उस सुनीति की, जिसकी स्थिति कुछ हद तक बेबी हालदार की तरह ही थी। जिस दिन उसका जन्म हुआ उसी दिन उसकी माँ चली गई और वह 1 वर्ष की हुई तो उसके बाबा की भी मृत्यु हो गई। मतलब बचपन में वो बिन माँ बाप की रही हुई है, तो कैसे संघर्षों का सामना करके वो बड़ी हुई है। ये जो घटना का वर्णन कर रही है वो सुनीति नाम की वो लड़की है। उसे उसके मामा और दीदी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। बचपन में माँ के न रहने से कितना कष्ट होता है वो मेरे से बढ़िया कौन जान सकता है। सुनीति जिस दिन अपने घर गई उसके एक दिन पहले पार्क में मिली थी और तब तक ही मालूम नहीं था कि वो अगले दिन चली जाएगी। उसने मुझसे कहा कि तुम कल अपना पता लेकर ले आना और मैं भी अपना पता तुम्हें दे दूंगी। मैं अगले दिन अपना पता लेकर पार्क गई, लेकिन पता चला कि अब वो वहां नहीं आ रही है। ये बात उस समय भी मेरे मन में आई थी। उसके अगले दिन मैंने उसे नहीं देखा। 2 दिन बाद देखा कि जिस बच्ची को लेकर वो आया करती थी वो बच्ची अपनी माँ के साथ आई है। तब मुझे लगा कि वह चली गई। मैंने सोचा उसे शायद मुझे मिलने का मौका नहीं मिला। वो कहकर भी कह सकती थी, और जिनके यहाँ रहती थी उन्हीं के यहाँ कहने पर तो उसे पता चलना था। सुनीति के न रहने से पार्क में अब मेरा मन नहीं लगता। मैंने वहाँ जाना छोड़ दिया था। जितना समय वहाँ बिताती उस समय में लिखने पढ़ने बिताती। अब तक जितना मैं लिख चुकी थी, तातुस को फोटोकॉपी करा के अपने एक बंधु के पास कोलकाता भेज दिया। तातुस अचानक एक दिन मुझसे बोले कि बेबी तुम्हारी चिट्ठी आई है। मैं अवाक हो गई, मतलब आश्चर्यचकित हो गई कि मुझे चिट्ठी लिखने वाला कौन है, क्योंकि माता दुनिया छोड़कर पहले ही जा चुकी है। उनके 2 बड़े भाई है जिसके बारे में तो वो जानती थी कि जब घर पर सामान जो उसका किराए का फेंका था तब भी वो मिलने नहीं आए, तो फिर कौन उसको चिट्ठी लिख। और उसके पति के बारे में तो पूरा वर्णन पहले कर चुका है कि वो जब साथ में रहता था तब भी उसका कोई मतलब नहीं था। जब उसका साथ छोड़ दिया तो चिट्ठी लिखने से रहा। तो मतलब वो हैरान हो गई कि उसको चिट्ठी लिखने वाला कौन है। उसकी ओर देखती रही और फिर बोली, मेरी चिट्ठी, मुझे चिट्ठी भेजने वाला कौन है। उन्होंने बताया कि चिट्ठी कोलकाता से उनके एक बंधु ने भेजी है। मैंने कहा सुनाइए, देखूं क्या है उसमें। ये जो चित्र आपके सामने दिया जा रहा है ये बेबी हालदार का है। तातुस ने मुझे बैठ जाने को कहा और फिर चिट्ठी पढ़कर सुनाने लगी। प्रिय बेबी, मैं बता नहीं सकता तुम्हारी डायरी पढ़कर मुझे कितना अच्छा लगा। मैं जानना चाहता हूं, अब वो चिट्ठी सुना रहे तातुस बेबी हालदार को, कि इतना अच्छा लिखना तुमने कैसे सीखा। तुम्हारा लेखन उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट का मतलब होता है उच्च कोटि का। तुम्हारे तातुस ने सचमुच हीरा खोजा है। मैं बहुत लज्जित हूं कि तुम्हें बांग्ला में नहीं लिख सकता। मैं बांग्ला पढ़ सकता हूं लेकिन लिख नहीं सकता। मैं तुम्हारे तातुस से 1 वर्ष बड़ा हूं। इस उम्र में भी तुम्हें चिट्ठी लिखने के लिए बांग्ला लिपि सीखने की इच्छा होती है, पर अब वो संभव नहीं। तुम कुछ अच्छी किताबें पढ़ो और तातुस के पास से बांग्ला विधान लेकर रोज उससे पलटा करो। तुम्हारी कहानी जानने की बहुत इच्छा होती है। यहाँ मेरे जिन जिन बंधु बांधवों ने तुम्हारी डायरी पढ़ी है सभी उसको चमत्कार लेखन मानते हैं। एक बंधु ने तो कहा कि तुम्हारी रचना को किसी पत्रिका में छापने की व्यवस्था करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी कहानी को किसी एक मोड़ तक पहुंचाना होगा। आशा करता हूं तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगी। ये बात किसी दिन मत भूलना कि भगवान ने इस पृथ्वी पर तुम लिखने को भेजा है। अब जो प्रतिदिन वो कलकत्ता भेजती थी तातुस के कहने पर, तो वो पूरी डायरी बन गई। दिन प्रतिदिन 1-1 पेज लिख के भेजा। तो
एक समय बाद वो पूरी डायरी बन गई। अब जो कलकत्ता वाले रिश्तेदार का वापस जवाब आया, उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट, सुपर, एक्सीलेंट। उन्होंने कहा कि भगवान ने तुम्हें लिखने के लिए भेजा है, कितना सुंदर तुमने डायरी लिखी है, लेकिन इसको लिखना तुम छोड़ना मत। ये जो चिट्ठी भेजी थी वो तातुस का वो बंधु था जिन्होंने बड़ी प्रशंसा करी जो बेबी हालदार के लेखन की। चिट्ठी सुनकर मैं अवाक रह गई। मैंने सोचा मैंने ऐसा क्या लिखा है कि उन लोगों को अच्छा लगा, उसमें अच्छा लगने वाली कोई बात ही नहीं है। फिर मेरी लिखावट भी तो खराब है और लिखने में भूल कितनी की उसका तो कोई ठिकाना नहीं, फिर भी उन्हें अच्छा लगा तो क्यों? मेरी कुछ समझ में नहीं आया। मैंने तातुस से पूछा कि मैंने जो लिखा वो इन्हें अच्छा क्यों लगा? तो तातुस बोले वो तुम नहीं समझोगी। मैंने कहा मैं सचमुच कुछ नहीं समझती, भगवान ने समझने की क्षमता ही नहीं दी मुझे, लेकिन मैं समझना चाहती हूँ। तातुस ने कहा कि तुम्हें इन सब बातों को लेकर अभी माता पच्ची की जरूरत नहीं है, तुम अपना काम करो, बस लिखो और पढ़ो, उसी से सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। तातुस की बात मैं अनसुनी नहीं करती तो क्या करती? जैसे मुझे घर में करने को कुछ और था ही नहीं। घर में अर्जुन दा, रमन दा, सुखदीप दा तो थे ही, उनके बंधु और आ गए, समित दा, रजत दा, राहुल दा, उनका भी आना जाना लगा रहता। वे सब भी मुझे बहुत चाहते थे और मेरे साथ तातुस जैसा ही व्यवहार करते। ऐसे में मैं उन्हें खिलाने पिलाने की व्यवस्था छोड़ किताब कॉपी लेकर कैसे बैठ सकती थी? एक दिन भूल से तातुस की बात मान दिन में ही उनसे अपने लिखने पढ़ने की बातें करने में लग गई तो एक कांड घट गया। क्या कांड? कि रमन दा उस दिन काम पर से लौटे और मुझे उनको बहुत भूख लगी हुई थी तो जल्दी जल्दी मुंह हाथ धोकर वो खाने बैठ गया। खाने की प्लेट में कोई गंदगी नहीं पड़ जाए या मक्खी नहीं बैठ जाए, इसलिए मैंने उसे उल्टा करके रख दिया था। भूख के मारे रमन दा ने उसका ख्याल नहीं रहा और जो सारी सब्जियां हैं उस पर ले ली, मतलब उल्टी प्लेट पर। उन सब्जियों में एक गाढ़ी तरी वाली थी, वो तो ठीक है। उसने जैसे ही रोटी लेकर खाना शुरू किया तो देखा कि तरी प्लेट से नीचे जा रही है। वो खाना छोड़कर अवाक हो देखने लगा। कुछ क्षण बाद उसकी समझ में आया कि वो उल्टी प्लेट में खाना खा रहा है। वो वही बेटा न जाने क्या सोच कर हंसने लगा। मैंने तातुस से पूछा रमन दा किसके साथ बातें कर रहे हैं? तातुस बोले और कौन है? वहां कोई नहीं है। मैंने कहा और तो कोई नहीं है उस कमरे में। और इतना कहकर मैं वहां गई तो देखा कि रमन दा हंसे ही जा रहे हैं, हंसे ही जा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा क्या हुआ रमन दा? तो कुछ कह नहीं बल्कि हंसते रहे। मैंने फिर पूछा क्या हुआ, बताओ तो सही। वो हंसते हंसते बोले बेबी देखो मैं कैसे खाना खा रहा हूं। मैंने देखा तो हंसी के मारे मेरा भी बुरा हाल हो गया। हंसते हंसते आकर मैंने तातुस को बताया कि जोर की भूख लगी होने के कारण रमन दा बिना अपनी प्लेट की ओर देखे उल्टी प्लेट में खाना खाने लगे। वो भी सुनकर हंसने लगे। वो हम लोगों की तरह नहीं हंसते थे, उनकी हंसी अपनी तरह की हंसी थी। धीरे धीरे उन लोगों का हंसना बंद हो गया, लेकिन मेरी हंसी थी थमने का नाम ही नहीं ले रही। ये देखकर तातुस बोले बेबी तुम क्या हंसती जाओगी? खाली हंसने से सब हो जाएगा? मेरे बंधु की चिट्ठी कितने दिनों से आकर पड़ी है, उसका जवाब नहीं दोगी तुम? मैंने कहा चिट्ठी, ये चिट्ठी विट्ठी लिखना मेरे बस की बात नहीं है। तातुस बोले क्यों नहीं होगा? जैसे तुम बने वैसे ही लिखो, लिखते लिखते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सोच में पड़ गई, कभी किसी को चिट्ठी लिखी ही नहीं थी। यदि लिखे तो बस दूसरों के लिए। क्या लिखे थे? कुछ प्रेम पत्र लिखे थे। कुछ समझ में नहीं आया कि कहाँ से स्टार्ट करूंगी, कैसे लिखूंगी वो कितना गलत होगा, कितना सही होगा। बस इतना ध्यान रखना था। तो उसने बोला कि 1 वर्ष बड़े हैं। मैंने कहा उन्हें जेठू बोल करके संबोधित कर सकती हूँ? तातुस बोले तुम्हारी जैसी मर्जी। मैंने जेठू बोलकर चिट्ठी लिखनी शुरू की। चिट्ठी लिखने का सिर पैर मैं जानती नहीं थी, फिर भी जैसे बन पड़ा वैसे लिखा। उस चिट्ठी के जवाब में जेठू ने लिखा प्रिय बेबी तुम्हारी चिट्ठी कई दिन पहले मुझे मिली, क्या लिखूं सोचते सोचते इतनी देर हो गई। 4-5 दिन वे यहाँ किताबों को बाजार गया था, वहाँ बांग्ला किताबें देकर इच्छा हुई कि सारा बाजार उठाकर तुम्हारे पास भेज दूं। लोग वहाँ मछली की तरह किताबें खरीद रहे हैं। मैं अवाक होकर उन्हें देखता ये जेठूदा उनको वापस जवाब दे रहे हैं। तुम्हारी रचना का दूसरा खंड पूरा हो गया, जानकर बहुत खुशी हुई। तुमने ये बिल्कुल ठीक लिखा है। तुम्हारी रचना को लेकर तातुस और मैं बहुत चिंतित है। चिंता का कारण यह है कि तुम्हारी किताब कैसे छपे। आशापूर्णा देवी की पाखी खांचार पाखी कैसा लग रहा है? तुम्हें तातुस ने जरूर बताया होगा कि आशापूर्णा देवी घर के सारे काम, एक और उदाहरण दिया जो बेबी हालदार की तरह उनका जीवन था। आशापूर्णा देवी नामक एक औरत थी जिसने संघर्षों का सामना कर, परेशानियों का सामना करके एक बांग्ला में रचना लिखी थी। तो वो उदाहरण दिया जेठूदा ने ताकि उनको प्रेरणा मिल सके और वो भी उस तरह लिख सके। उन्होंने केवल बांग्ला ही पढ़ी थी और घर से बाहर भी वो बहुत कम निकली। मैं और तातुस दोनों ही आशापूर्णा देवी की लिखने पढ़ने की दुनिया की खबर रखते हैं, जबकि हम उनकी कहानी में उंगली बराबर भी नहीं है। तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। ये प्रश्न भी है आपके पीछे। दूसरी आशापूर्णा मतलब जिस तरह आशापूर्णा देवी ने घर के काम करते हुए, परेशानियों को सहते हुए लिखा, वैसे तुम भी लिख सकती हो। केवल जरूरत है तो केवल आत्मविश्वास की। जेठू इस तरह मेरा उत्साह बढ़ाते। अकेले जेठू ही नहीं, बाकी सारे जो घर के लोग थे वो सब उत्साह बढ़ाते थे।
एक दिन फोन पर बात करने के बाद मुझसे बोले, देखो तुमने ये जो लिखा है वो मेरे बंधु बहुत अच्छा लगा। एनी फ्रैंक की डायरी, यद्यपि ये पहले हुआ करती थी 11th में, जो एक यहूदी लड़की है जिन्होंने अपने जीवन के बारे में डायरी लिखी। मैंने पूछा एनी फ्रैंक कौन है? तातुस ने बोला एक पत्रिका निकालकर उसमें से उसकी डायरी के कुछ अंश पढ़कर सुनाए, और उस लड़की से मुझे बहुत माया हुई। शर्मिला दी भी मेरी उत्साह बढ़ाती थी, वह भी मेरी उम्र की थी और जेठी की बंधु थी। वो कोलकाता में कहीं पढ़ाती थी और इनकी चिट्ठियों से मालूम पड़ता था कि वो मुझसे कितना स्नेह करती है। वैसा स्नेह मुझे और कहीं पर नहीं मिला था। उनकी चिट्ठियां पढ़कर बार बार इच्छा होती कि उनके साथ बात करूं, हंसूं, खेलूं, ये करूं, वह करूं, उनसे पूछूं, शर्मिला दी हम एक दूसरे से कब मिलेंगे, कभी मिलेंगे या नहीं, मिलने पर मैं उन्हें धन्यवाद कैसे दूंगी। एक दिन घर में एक अलमारी की चीजें पहुंचते समय मैंने वहां एक फोटो एल्बम देखा। मैं उसे खोलकर तस्वीर देखने लगी तो उसमें अर्जुन दा की बंधुओं की तस्वीर थी। एक तरफ शर्मिला दी थी, दूसरी तरफ अर्जुन दा थे। एक और तस्वीर देखी जिसमें जेठू दा, शर्मिला दी थी, सुखदीप दा बेटे थे, और उन तस्वीरों में देखा था, मिली कभी नहीं थी। उन्हें अपनी आंखों से देखने की इच्छा बहुत होती थी। शर्मिला दी जब मुझे चिट्ठी भेजती तो साथ में मेरे जवाब देने की तरह तरह की सुंदर आकृतियों के सादे कागज काट कर रख देती। शर्मिला दी लेखिका थी, उनकी एक किताब छप चुकी थी और पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छपती थी। वो मुझे प्यार करती और मेरे बच्चों के हालचाल जानती। कभी कभी मैं सोचती कि कहाँ उन जैसी पढ़ी लिखी लड़की और कहाँ मैं। चिट्ठियों में हम जो बातें करते हैं वो शायद मिलने पर नहीं हो, फिर सोचती कि मिलने पर शायद ज्यादा बातें हो। मेरा उत्साह बढ़ाने वालों में एक तो जेठू जो रिश्तेदार थे तातुस के, इसके अलावा आनंदा भी थे, शर्मिला दी भी थी, इसके अलावा और भी लोग थे। उन्होंने मुझे आपकी रचना मुझे अच्छी लिखी है लिखा, स्वयं के जीवन की विभिन्न स्मरणीय घटनाओं के बारे में भी बताया और अपनी इस सुंदर कोशिश को कभी बंद ना करें ये सलाह दी। अभ्यास और कोशिश से संभव है कि आप हमें कुछ असाधारण दे सके। नारी अत्याचार हो, असुविधा हो, दुर्दशा हो और उनके आर्थिक कष्ट के बारे में आप सोचें और लिखने की चेष्टा करें। मेरी शुभकामना आपके साथ है। इस चिट्ठी के साथ आनंद बाबू ने मुझे अपना एक लेख भी भेजा। उस लेख को पढ़कर मुझे अच्छा लगा। वह पूरा का पूरा मेरी समझ में आ गया ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे कहने पर तातुस ने मुझे वो समझाया। फिर भी कुछ दिमाग में घुसा और कुछ नहीं घुसा। इतने में सारे लोगों को उत्साहित करने, साहस दिलाने के बाद भी मैं सोचती कि कभी कुछ ठीक से लिख पाऊंगी या नहीं। इसी बीच एक दिन मेरे बाबा जो है, मतलब लेखिका के पिता, सवेरे सवेरे आ पहुंचे। मैंने उस समय किचन में थी, खिड़की से मैंने एक व्यक्ति को साइकिल से उतरते देखा। मैं ठीक से तो नहीं पहचान पाई। उसने घंटी बजाई और काफी देर बाद बाहर निकली। मुझे देखकर बाबा ने पूछा, कैसी है बेटा? मैं बोली, बाबू आपके शरीर का ये क्या हाल हो गया है? बाबा बोले, कहाँ, कुछ भी तो नहीं हुआ। बच्चे कैसे हैं? मैंने कहा ठीक है, सब ठीक है, स्कूल गए हैं। मैं तातुस के पास गई और बताया कि मेरे बाबा आए हैं। तातुस बोले, उन्हें घर में बिठाओ, बाबा के लिए कुछ खाना वाना तैयार करो। बाबा को मैं अपने कमरे में ले गई, पूछा चाय बनाऊं? वो बोले, नहीं रहने दो, इतनी गर्मी में चाय कैसे। मैंने जल्दी से एक गिलास उनके लिए शरबत बनाया, गिलास हाथ में लिए। बोले, तू भी थोड़ा ले बेटा। मैंने कहा नहीं बाबू, मैं अभी अभी चाय पी है। अब लेखिका ने अपनी माँ के बारे में पूछा तो बोले, ठीक है, तुम्हारी बहुत याद करती है। मैंने सोचा करेगी क्यों नहीं, 2 वर्ष वे जो हो जा रहे हैं, अभी तक दूरी के कारण मिलना जुलना नहीं हो पाया। अभी 2-1 दिन के लिए वहां चली जाऊं तो शायद वही झगड़े फिर शुरू हो जाए, और अब वो सब भोगने को तैयार नहीं हूं। यहाँ आकर इतना तो मैं समझ गई हूं कि आदमी हो या औरत, सभी अपने पेट की चिंता में खपते हैं, और यही समझ पहले आ गई होती तो शायद हिसाब से अपनी व्यवस्था कर लेती, तब शायद मुझे उतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता। मैंने बाबा के साथ इधर उधर की बातें की, घर की बात की, परिवार की बात की। मेरा भाई कैसा ये पूछा है, माँ कैसी ये पूछा। बाबा बोले, माँ, तेरी माँ तो कुछ सुना नहीं क्या तूने? वो तो इस दुनिया में है ही नहीं। मेरे ये सुनते ही मानो होश उड़ गई कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। शायद ये सोच रहे कि बताने में कहीं ये रोने धोने नहीं लग जाए, इसलिए उन्होंने बताया नहीं, लेकिन शायद बता देना चाहिए सोच करके उन्होंने ये बता दिया। ऐसे में न बताना तो भूल होगी। बाबा शायद ये सब सोच रहे थे। उन्हें चुप देख मैंने बाबू कहकर उन्हें बुलाया तो चौंके। मैंने देखा कि उनकी आंखें भर आई है। तब मुझे लगा कि मेरी माँ शायद अब इस दुनिया में नहीं है। मेरे मुंह से निकल पड़ा, ये क्या हुआ बाबू? माँ की तबीयत तो ठीक है। बाबा रुद्ध गले से बोले, तेरी माँ 6-7 मास हुए अब इस दुनिया में नहीं है, तेरी माँ नहीं है। क्यों, तेरे दादा तो वहाँ गया था, उसने नहीं बताया? मैं बोली, नहीं तो मुझे किसी ने नहीं बताया। मैं थोड़ी देर बाबा के सामने सिसक कर रोती रही, और कर भी क्या सकती थी। एक बार सुना था कि अस्पताल में भर्ती है, मुझे लगता तभी उसकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद किसी ने कोई मुझे खौर खबर नहीं दी, और सबको जानकारी होती, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया। मेरे दादा, बऊदी, भाई बहुत दूर नहीं रहते, लेकिन रिक्शे में कुछ भाड़ा लगता है, फिर भी
कोई मुझे एक बार भी बताने का कष्ट नहीं किया। अगर वो मुझे बताते भर थोड़ा सा बताते तो मैं अपनी माँ के पास चली जाती, लेकिन मुझे किसी ने नहीं बताया था। अब वो कह रही कि मैं हर समय सोचती थी कि जैसे भी वो एक बार माँ के पास जरूर जाऊंगी, इतने दिन यही सोचती आ रही थी। अब सुनने को ये मिला कि माँ हम लोगों को छोड़ के चली गई। माँ जब अस्पताल में भर्ती थी तब मेरे छोटे भाई ने बाबा के पास जाकर उनसे कहा था कि उन्हें माँ से मिला ले जाएगा। बाबा नहीं गए। वह क्यों जाते, क्या जाने की दरकार थी, उन्हें किस चीज़ का भाव था? बाबा का जाना उचित होता, मुझे लगता वो जानते थे कि माँ नहीं बचेगी, फिर भी नहीं गए। मेरे भाई को वैसे घूम घाम कर फिर लौट आना पड़ा। मेरे ख्याल से बाबा ने भूल की। अंतिम भेंट की तरह एक बार माँ को देख आ सकते थे, लेकिन नहीं गए। माँ का क्रियाक्रम मेरे भाई को अकेले ही करना पड़ा। दादा लोगों को भी काफ़ी बाद में पता चला। अब बाबा ने क्या पूछा, तेरा बड़ा लड़का कहाँ है? मैंने बताया कि वो मेरे पास है। तो वो बोले चलो थोड़ा देख आता हूँ। मैं बाबा को लेकर वहाँ गई। बेल बजाते ही मेरा लड़का बाहर आया और अरे दादू ये कहकर उन्होंने प्रणाम किया। बोले दादू मेरा बाबू कैसा है? बाबा बोले तुम्हारा बाबू ठीक है, मैंने साथ चलने को कहा था, वो नहीं आया। भाई मेरे लड़के को देखकर बाबा की आंखें भर आई। वो उनसे बोले तुम लोग और भी बड़े हो भाई, पहले अच्छे परिवेश में तुम लोग हो, अब तुम सबको देखकर बहुत खुशी हुई। क्योंकि लेखिका के पिता को लगा कि अब मेरी बेटी जो है सुरक्षित जगह पर रह रही है। जो मेरे दोहते हैं दोहती है वो बड़ी ढंग से रह रही हैं। लेखिका के पिता को बड़ी खुशी हुई थी। अभी थोड़ा कष्ट उठा ले, बाद में इसके साथ खुशी से रहेगी। मेरे लड़के से बाबा बोले दादू भाई ठीक से रहना, और इतना कहकर मेरे साथ लौट आए। बाबा हमारे यहाँ से चलने लगे। तातुस ने उनसे कहा आप बेबी की चिंता मत करो। बाबा बोले आप जैसे लोग यदि है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। बाबा चले गए। उन्हें कहीं से पता चल गया था कि मैं कुछ लिख पढ़ रही हूँ। सुनकर बहुत खुश हुए। वहाँ पहले भी मेरी कोई खोज खबर नहीं लेते थे, वहाँ अब जब तक फ़ोन पर मेरा हाल चाल जानने लगे। वो बार बार जानना चाहते कि मेरा लिखना पढ़ना कहाँ तक पहुँचा है। मतलब देखो, व्यक्ति के अच्छे दिन होते हैं तो सारे सहायक हो जाते हैं, बुरे दिन में कोई साथ नहीं देता। ये बात क्लियर हो गई है। बाबा के जाने के बाद कई दिन मेरा मन बहुत खराब रहा। मैं पछताती कि मेरी माँ मर गई और किसी को मेरे ने बताया ही नहीं। और इसी बीच जेठू और शर्मिला दी की कई चिट्ठियाँ आई और उनके जवाब देने की चिंता लग रहती। चिट्ठियों के जवाब देने से दोनों खुश होंगे और मेरा मन भी लगा रहेगा, ये सोचकर एक दिन सारी चिट्ठियाँ लेकर बैठ गई। जवाब देने से पहले उन चिट्ठियों को एक बार पढ़ लेना जरूरी समझा। मैंने पहले जेठू की चिट्ठियाँ उठाई और किसी कहानी की तरह उसे पढ़ने लगी। तातुस ने तुम्हें शब्दकोश की मदद लेने को कहा है। मेरी भी यही राय है। चिट्ठी लिखने में भूल तो होगी, लेकिन क्या इससे तुम चिट्ठी लिखना बंद कर दोगी? बार बार जिज्ञासा करना कोई बुरी बात नहीं है। मतलब ये जो जेठू दान है उसको वापस प्रेरणा दी और वापस लिखा कि तुम मोटी छोटी हो जाओ, यही कल्पना है। तुम्हारा लेखन मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे अच्छा लगता है कि तुम दूसरों को भी अच्छा लगे। मैं अपने बंधु आनंद दा के कहने पर उनका लेख तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हारे लेखन को तातुस और तुम्हारे जेठू दोनों के सोच विचारने का कोई अंत नहीं। सबसे अधिक खुशी की बात तो यह है कि पहले की तरह अब तुम्हें लिखने में कष्ट नहीं हो रहा है। आशा पूर्णा देवी की तरह नई किताब पढ़ी क्या? तुम्हारी लिखावट पहले मुझे काफी कष्ट देती, लेकिन अब काफी सुधार है। पढ़ते हुए एक बार भी तुम्हें डांटने की इच्छा नहीं होती, बार बार शाबाश कहने की इच्छा होती है। और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा कहने की इच्छा होती है। भूल की चिंता मत करो, क्योंकि एक लाइन भी यदि भूल की चिंता करोगे तो सब कुछ खराब हो जाएगा। बाद में अपना लिखा स्वयं ही सुधार होगा। इसके बाद जिन लोगों का काम है लिखना पढ़ना, उनसे कुछ और सुधारने की बारी आएगी। लिखने बैठने से पहले लिखा जा सकता है और ये अभिज्ञता तुम्हें निश्चित ही हो गई है। तुम्हारे तातुस ने ठीक ही कहा है कि भूल होती है फिर भी लिखो। जेठू की जितनी चिट्ठियां आती उतनी मेरी इच्छा होती है कि लिखूं। शर्मिला दी मुझे हिंदी में चिट्ठी लिखती थी, क्योंकि जेठू दा तो बांग्ला में लिखते थे। उनकी चिट्ठियां सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी चिट्ठियां कुछ और तरह की होती थी, क्योंकि वो घर के काम के लिए और भी बातें करती थी, व्यवहारिक बातें करती थी। मुझे तो वो किसी के घर का काम करने वाली लड़की की तरह देखती नहीं थी और चिट्ठियां भी ठीक तरह लिखती जैसे अपनी किसी बांधवी को लिखती थी। अपनी टूटी फूटी बांग्ला में उन्हें लिख लेती। कभी जब मेरा मन खराब होता तो ये चिट्ठियां मुझे आह्लादित करती, यानी प्रसन्न कर देती थी। अपने बाबा को तुम जैसा समझती वैसे ही मेरे को समझ क्यों नहीं रहे हो? इसका कारण क्या है? थोड़ा उनकी तरफ से सोचो, जिन्हें तुम्हें माफ भले ही नहीं कर सको। बेबी जो अच्छे नहीं लगते उन्हें भी माफ किया जा सकता है और शायद वैसा करना भला होगा। यदि तुम यहाँ आओ तो हम दोनों खूब सजेंगे, फिर बातें करेंगे, नाचेंगे। इस प्रकार की जो चिट्ठी है वो किसने लिखी? जो इनकी दूसरी सहेली मान सकते हैं आप, शर्मिला दी, उन्होंने लिखी। मुझे ये बात बड़ी मजेदार लगती कि शर्मिला दी मेरे सजने धजने के बारे में पूछ रही थी, क्योंकि सजना धजना जो है मुझे काफी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि पहले से ही कई लड़कियों और बहुओं को देखा था।
जो कहीं घूमने की बात नहीं आती है तो डिब्बी लेके बैठ जाती है, पाउडर लेके बैठ जाती है, आयना कंघी लेके बैठ जाती है, लेकिन लेखिका कहती है मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। और वो आपस में पूछती थी कौन सी साड़ी पहननी ठीक रहेगी, मैं इसमें अच्छी दिखूंगी कि नहीं दिखूंगी, लेकिन वो कह रही कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं तो ये देखकर अवाक रह जाती कि न जाने उनसे ऐसा कैसे हो जाता है, कैसे ये इतना टाइम इसमें कर लेते हैं। सहेलियों के साथ कहीं जाना होता तो सहेलियां कह कहकर मुझे सजाती। ब्याह के बाद भी इन सब चीजों का शौक मुझे नहीं हुआ, क्योंकि कहीं जाना होता तो बस कंघी, मांग और सिंदूर ये चीजें लेती थी। यहां आकर इस तरह की तुच्छ बातों से मैं बच गई। यहां सबका स्नेह मुझे मिलता। तातुस के लड़के जो विदेश में वो भी बातें करते, अर्जुन दा भी बात करते, शर्मिला दा भी बात करती थी। पहले भी मैं सोचती थी कि अपने दुर्गापुर के कुछ बंधुओं को छोड़कर मैं नहीं रह सकूंगी। ये सब बस कहने भर की बातें हैं कि जो पहले कहते थे कि उसके या उसके बिना नहीं रह सकते, कोई भी किसी के बिना रह सकता है। धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करने की तरफ मैं अधिक ध्यान देने लगी और उसमें मुझे इतना सुख मिलने लगा कि बाकी सब कुछ भूलने लगी, अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगी जैसे पहले कभी नहीं करते थे। अभी कुछ ही दिन हुए मैं रात के 8-9 बजे अपने बच्चों के साथ छत पर बैठी थी कि हठात वो लड़की पूछा, माँ तुम कभी स्कूल गई हो? मैं अवाक उसकी ओर देखती रही। जो लेखिका की लड़की थी वो उनके बाद पढ़ाई के बारे में बातें कर लगी। जब तुम स्कूल नहीं गई तो पढ़ाई कैसे की है तुमने? वो खिलखिलाकर हंसने लगी और इतनी बड़ी माँ स्कूल की कविता सुनाती है। उसकी बात सुनकर लेखिका को हंसी आ गई। यहाँ मैं रोज सवेरे अखबार देखती थी, अंग्रेजी नहीं जानती थी लेकिन कुछ हिंदी के अखबार देखती थी। तातुस कहते तस्वीरों के नीचे बड़े बड़े अक्षरों में जो लिखा उसको पढ़ो। तातुस उनको पढ़ाने की कोशिश करते, बार बार उसके बारे में अखबार जैसे द हिंदू अखबार आते थे उस समय उसके बारे में पढ़ते, और भी कई अखबार है उनके पढ़ने को कहते। लेकिन लेखिका जो है ज्यादा उनके अक्षरों के बारे में पता नहीं होता, लेकिन जो अखबारों के अंदर तस्वीरें होती उसे वो समझ जाती थी कि अखबार में क्या लिखा हुआ है। अच्छी अच्छी चीजें खाने का शौकीन था। चिकन विकन, बिरयानी, पुलाव, कबाब, आलू पराठा, पुदीना पराठा ये सब अधिक पसंद था। साथ में टोमेटो सूप, चिकन सूप, प्याज सूप वो बना के खिलाती। लोगों को कुछ बना बनाकर खिलाना बचपन से मेरी आदत रही है। लोगों को किताबें देकर तरह तरह की चीजें बनाकर खिलाना मुझे जितना अच्छा लगता था उतना ही अच्छा अब किसमें लगने लगा? उपन्यास, कहानी, कविता। पहले खाना बनाना अच्छा लगता था, अब किताबें अच्छे लगने लगी। उस दिन सवेरे उठने में मुझे थोड़ी देर हो गई थी। नीचे आई तो देखा तातुस खुद ही अखबार लाकर पढ़ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी किचन में गई और चाय बनाकर देने लगी। तातुस बोले तुम्हारी चाय कहाँ है? तो बोली मैं चाय लेकर जो है खड़े खड़े पी रही हूँ। तो उन्होंने कहा खड़ी क्यों, बैठ जाओ। मैं एक कुर्सी लेकर बैठ गई, चाय का गिलास टेबल पर रखा, अखबार देखते हठात तातुस बोले बीबी तुम्हें हम लोगों के पास माने इस घर में 1 वर्ष हो गया, तुम सोच कर देखो, मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है, क्या तुम्हें अच्छा लगा क्या बुरा, यहाँ आकर तुमने क्या कुछ सीखा? ये तातुस ने पूछा। तो लेखिका ने बोला पूछने क्या बात है। उसने उनकी कोई जवाब नहीं दिया। ये जाकर खिड़की के पास खड़ी हो गई, आकाश की ओर देखने लगी। उसे अपनी माँ की याद आ गई। माँ की कितनी इच्छा थी कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े हो, वो भी कुछ पढ़े लिखे, लेकिन अब उनकी माँ कभी ये चीज नहीं देखे। तो उसकी आंखों में क्या हो गए? आंसू आ गए। अब माँ आज होती और उसे पता चलता, वो खुद देखती कि बेबी आज भी पढ़ रही है, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, तो न जाने उनको कितनी खुशी होती। वो आकाश के अंदर देख रही है और अपनी माँ की तरफ बोल रही है कि बस माँ तुम्हारा आशीर्वाद चाहिए। अपनी माँ से बातें कर रही थी और उसकी आंखों से बहते आंसू छाती भिगोते सर फर्श पर टपक रहे थे। गिलास में चाय जो है कब ठंडी हो गई पता ही नहीं चला और वो चौंक पड़ी। अचानक डोरबेल बजी। उसने घूम कर देखा अर्जुन दा उठ चुका है, नीचे आ रहा है। उसके चाय बनाने के लिए वो किचन में गई। वहां जाकर के उन्होंने उसको चाय दी और वो उन्होंने एक संदेश दिया कि डाकिया भूल से हमारे यहाँ डाल गया था, ये लड़के से पैकेट ले। उसने आकर तातुस को दे दिया। तातुस ने देख कर कहा ये तो तुम्हारा है, ये लो जाकर देखो इसमें क्या है। पैकेट लेकर किचन में गई और अर्जुन की चाय का पानी चढ़ाकर उसने पैकेट खोला। पैकेट में एक पत्रिका थी, उसे पलटने लगी। उसमें एक जगह उसने अपना नाम लिखा। आश्चर्य से फिर सचमुच ही उसमें लिखा था आलो आंधारी और नाम क्या? बेबी हालदार। ये उनकी रचना छप कर आ चुकी थी। जो जेठुदा इत्यादि है उन्होंने वो रचना छाप करके दे दी थी। वो खुशी से उछल पड़ी। मन की ऐसी उथल पुथल में जेठू की बात याद आ गई कि तुम दूसरी आशा पूर्णा देवी बन सकती हो। तो उसको लगने लगा कि शायद ये जेठुदा ने उसको छाप करके भेजा है। उस लड़की ने एक एक कर सभी अक्षर पढ़े और बोली बेबी हालदार, माँ तुम्हारा नाम किताब में। दोनों बच्चे हंसने लगे। उन्हें हंसता देखकर मैं भी अत्यंत खुशी होने लगी। तातुस को ये बात बताई तो तातुस भी खुशी खुशी से भयंकर जो है उछलने लगे और उन्होंने सर पर हाथ रख के आशीर्वाद दिया। ये जो रचना थी बेबी हालदार। अब इसके प्रश्नोत्तर करते हैं अपन। प्रश्न नंबर 1,
पाठ के किन अंशों से समाज की सच्चाई उजागर होती है कि पुरुष के बिना स्त्री का कोई अस्तित्व नहीं है। अब आप देखो, इसका उत्तर यह मिला गया, बेबी हवलदार जब अकेली रहती थी तो औरतें, मोहल्ले के लोग उसको सवाल पूछते, क्या तुम्हारा स्वामी साथ रहता है? तुम स्वामी के बिना कैसे रह लेती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम यहाँ अकेली कैसे रह लेती हो? इन सब चीजों का सामना करना पड़ता है। कब? जब स्त्री जो है पुरुष के बिना अकेली रहे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2। वर्तमान अपने परिवार से तातुस के घर तक के सफर में बेबी के सामने रिश्तों की कौन सी सच्चाई उजागर होती है? तो 2 तरह के रिश्ते यहां पर उजागर होते हैं। एक तो वो पारिवारिक रिश्ते जो पिता, माता, भाई और एक खून के रिश्ते, और दूसरे जो रिश्ते हैं वो तातुस और तातुस के रिश्तेदार। अब इसमें क्या सच्चाई उजागर हुई कि वो जो रिश्ते थे वो अपने होकर भी पराये से थे, और ये जो रिश्ते थे वो पराये होकर भी अपने थे। ये रिश्तों की सच्चाई उजागर होती है। इस पाठ से घरों में काम करने वालों की जीवन की जटिलताओं को पता चलता है। बिल्कुल सही है। घरेलू नौकरों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर विचार कीजिए। देखो, घरेलू नौकरों को तरह तरह से सताया जाता है, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, शारीरिक शोषण किया जाता है, उनको सही ढंग से रहने नहीं दिया जाता, तरह तरह से उनको सताया जाता है। और उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो कि बेबी हवलदार ने जब मकान मालिक के बड़े लड़के की बात नहीं मानी तो उसने उनका घर सामान बाहर फेंक दिया, उसका कमरा तोड़ दिया। आलो आंधारी रचना बेबी की व्यक्तिगत समस्याओं के साथ कई सामाजिक मुद्दों को समेटे हैं। अब आप देखो, सामाजिक मुद्दों में समाज के अंदर स्त्री किस प्रकार समस्याओं का सामना करना पड़ती है। इसके अलावा लोगों की आर्थिक तंगी के बारे में भी बताया हुआ है कि किस प्रकार आर्थिक तंगी समाज के अंदर है। तो 2 मुद्दों के ऊपर आपको लिखना है कि यहां पर व्यक्तिगत जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है वो तो है ही है, इसके अलावा जो समाज के अंदर किस प्रकार जो स्त्रियों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार आर्थिक तंगी से गुजरना पड़ता है, इसका वर्णन भी देखने को मिलेगा। प्रश्न नंबर 5 है, तुम दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। जेटू का यह कथन रचना संसार के किस सत्य को उद्घाटित करता है? अब इसमें वो हौसला बंधा रहे उनका। जेटू दा, देखो तातुस के अलावा दूसरा व्यक्ति वो था जिसने मदद की, वो थे जेटू दा, और उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया उदाहरण देकर के कि आशापूर्णा देवी की हालात भी तुम्हारी तरह थी। वो भी कोई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, उन्होंने संघर्षों का सामना करते हुए अपनी रचना लिखी, वो पॉपुलर हो गई। इसलिए उन्होंने बोला कि तुम भी दूसरी आशापूर्णा देवी बन सकती हो। प्रश्न नंबर 6, बेबी की जिंदगी में तातुस का परिवार नहीं आया तो जीवन कैसा होता? बिल्कुल स्वाभाविक सा उत्तर है कि यदि तातुस का परिवार नहीं आया होता तो वो दर दर की ठोकरें खाती। वो खुद के पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है, उनके बच्चे नहीं पढ़ पाते, न रहने को उनको ठोर ठिकाना होता। और वो तातुस के पास आने से इतनी बड़ी लेखिका बन गई, तो लेखिका बनने का तो केवल सपना ही रहता, बल्कि रहने भर को नहीं मिलता, सही ढंग से खाना नहीं मिलता, हर तरह से उनका जीवन बर्बाद हो जाता। अब ये एक यहां पर वक्तव्य लिखा है कि सवेरे कोई जो है मान लो शौचालय में घुसता तो दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता, लेकिन वहां चैन से कोई बैठ नहीं सकता क्योंकि कोई जंगली जानवर वहां आ जाते। सारे, चाहे लड़के हो, लड़कियां हो, बड़े हो, बूढ़े हो, सब जो है शौचालय के लिए पानी की बोतल लेकर बाहर जाते थे। तो यहां बता रहे हैं कि कुछ शब्द ऐसे आए हैं जो यद्यपि शुद्ध रूप से हिंदी के नहीं है, लेकिन भारतीय भाषाओं के अंदर, बोल चाल के अंदर उन शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे ऊपर जो दिए हुए हैं, तो यहां उत्तर आपको बताना है कि प्रस्तुत करना उन बस्तियों के हैं जिन बस्तियों में जो गरीब लोग रहते हैं या बैकवर्ड लोग रहते हैं, वो इस प्रकार के जो लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते हैं, बोलचाल के शब्दों का प्रयोग करते हैं। केवल वही शब्दों का हूबहू प्रयोग जो लेखिका ने यहाँ किया है, ताकि वो जो आंचलिक शब्द है उन शब्दों का प्रयोग हमें पता चल सके कि आम बोलचाल में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जो है लोग आपस में बातचीत के लिए करते हैं। इस प्रकार अपना ये जो पाठ है आलो आंधारी पूरा हो जाता है। काफी प्रेरणादायी कहानी है जिसके अंदर एक कष्ट से भरी हुई जिंदगी से लड़ते हुए लेखिका ने किस प्रकार अपने जीवन में एक भले इंसान के द्वारा मदद करने पर किस प्रकार एक 5वीं 7वीं तक पढ़ी हुई औरत एक बहुत ही बांग्ला की जानी मानी लेखिका बन जाती है, और अन्य लोगों के लिए भी उन्होंने उदाहरण सेट किया और अन्य लोगों के लिए भी प्रेरणा बनी कि स्वयं कामकाज करते हुए लोगों के घरों में खाना बनाते हुए, झाड़ू पोछा करते हुए अपने बच्चों को भी पढ़ाया, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा लिख करके स्वयं भी एक बहुत बड़ी लेखिका बन गई। तो हम सब के लिए ये जो कहानी बहुत प्रेरणादायी है। बहुत जल्दी किसी अन्य पाठ के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे, तब तक जय हिंद।